चलिए, तो सभी को मैं बराबर से दिख रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ढेर सारा पढ़ें, ज्ञान वर्धन करते रहें, ज्ञान बढ़ाते रहें। चलिए, तो आज का सुविचार लेते हैं। अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो ये यकीन करिए, ये यकीन मानिए कि आप उसे कर भी सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आप अगर सोच सकते हैं, आपके अंदर में सोचने की क्षमता है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उस चीज को कर भी सकते हैं। तो हमने सोचा है कि हमको जॉब लेनी है, तो हमको उसको ले करके ही रहना है। हमने अगर सोचा है तो उसको हमको कर करके भी, उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाना। तो ऐसे ही हमें सोचना है, सोच करके उसको हमारे रात के सपन में आया, सोचा हमने कोई चीज और फिर सुबह उसको भूल गए, दूसरी एक्टिविटी में लग गए, तो वैसे पूरा नहीं होगा। सपने को अगर साकार करना है, सोच को अगर साकार करना है, तो उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए लग जाना पड़ेगा। सपना ऐसा हो कि वह आपकी नींद उड़ा दे, ना कि आपको और सोने के लिए मजबूर कर दे। तो आपको नींद उड़ा दे, आपको काम करने के लिए प्रेरित कर दे ज्यादा। तो ऐसा सोच, ऐसा सपना हमें लेकर के चलना है। चलिए, तो ऐसे ही सुविचार से आज हमने अपने दिन की शुरुआत करी है। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरा सब कुछ एकदम यहाँ पे जो बोर्ड है सब कुछ क्लियर होगा। और चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दिशा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं संतोष सर आपके बीच आज स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण, वो मैं लेके आया हूं। इसके पहले हमने बात कर लिया हुआ है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और टीचिंग कैसे करी जाती है, ये सब के बारे में हमने जान लिया है। आज हम ये समझेंगे कि शिक्षण के चरण क्या है। शिक्षण के चरण को समझना है हमको, उसको समझेंगे और कल के बारे में बस एक छोटा सा रिवीजन लेकर के चलेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। उसको रिवीजन को लेकर के बस तुरंत अपने मुद्दे पे आ जाएंगे, समय का ज्यादा नुकसान ना करते हुए बिल्कुल फटाफट जो है हम बिल्कुल उसी पर आ जाएंगे। तो हमने कल बात क्या करी थी? हमने बात करी थी ऑब्जेक्टिव की। हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी थी कि शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शिक्षण के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बारे में मूलतः जो इसका टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, के एस ए है। इसके बारे में हमको जानना था कि ये क्या है और हमने इसको जाना भी कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड ये विकसित करना है। इसको करने के लिए हम एक चरण से गुजरते हैं। वो चरण से क्या गुजरते हैं? नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के बाद हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फिर स्किल आती है और स्किल के बाद हमारे अंदर में इंटरेस्ट जगता है, फिर हमारे अंदर में एटीट्यूड विकसित होता है। तो ये हमने जाना हुआ था। ये जानने के बाद, ये समझने के बाद हमने इसकी विशेषताएं भी समझा हुआ था, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने समझा हुआ था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था उसके बारे में भी हमने समझा, वो भी हमने जान लिया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या थी, उसमें हमने कई सारी टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि क्लियर होना। जो लोग आ रहे हैं उनको इंटर भी करते चलिए प्लीज। हाँ, तो हमको केयरफुल प्लान करना है, हमको जो है आगे जाकर के उसको सजेस्टिव रूप में लेके चलना है, हमको उसको बिल्कुल सिंपैथिक रूप में करके पढ़ाना है, इंस्पिरेशनल रूप में पढ़ाना है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है, हमें उसकी बच्चों की गति को ध्यान में रखना है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, बच्चे की प्रोग्रेसिव एजुकेशन देना है, बच्चे को एक्सपीरियंस देना है और बच्चे को कॉपरेशन देना है। ये सब जो है हमने कल पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पे इतना काम खत्म करने के बाद आगे का प्लान था कि स्टेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। तो स्टेज ऑफ टीचिंग के लिए समय नहीं बचा था, आज हम स्टेज ऑफ टीचिंग को क्लियर करेंगे। चलिए, तो आज हम समझेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग क्या है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया था, तो आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग। चलिए, तो वापस में जितने लोग आ गए हैं उन सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके बीच स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण लेके आए हैं। तो शिक्षण के चरण के बारे में समझिए। स्टेजेस ऑफ टीचिंग,
स्टेजेस ऑफ टीचिंग, हम इसको आज समझेंगे, स्टेज ऑफ टीचिंग को। चलिए, बोर्ड बराबर दिख रहा है ऊपर? स्टेज ऑफ टीचिंग बराबर दिख रहा है? हेलो? नहीं दिख रहा सर। ओके, तो थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। स्टेजेस ऑफ टीचिंग, स्टेज ऑफ टीचिंग नाउ अब दिख रहा होगा। हाँ, चलिए, तो स्टेज ऑफ टीचिंग, थोड़ी लाइट मुझे लग रहा है कम है, लाइट हम बढ़ा लेते हैं। लाइट को बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा और अच्छी तरह से दिखेगा। थोड़ी ब्लरिंग रहेगी बट दिखेगा। लाइट ज्यादा रहेगी तो आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो तकलीफ नहीं। ओके, तो चलिए, स्टेज ऑफ टीचिंग के बारे में हमने कहा हुआ था, इसको हम लेके चलेंगे थोड़े थोड़े रूपों में। तो स्टेज ऑफ टीचिंग को हमें पढ़ना है, तो स्टेज ऑफ टीचिंग कितनी होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले 4 स्टेजेस है। किसी भी काम का जो पहला काम होता है, किसी भी कार्य को करने का जो पहला काम होता है वो होता है क्या? प्लान करना। क्या करना? प्लान करना। तो सबसे पहला काम है उसका प्लान। प्लान। दूसरा काम करना है, प्लान तो कर लिया, हमको इसको इंप्लीमेंट करना है। इसको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। प्लान के बाद हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब इंप्लीमेंट करने के बाद हमको इंप्लीमेंट तो कर लिया, हमने पढ़ा तो लिया, अब पढ़ाने के बाद इसको करना क्या है? इसको देखना है कि क्या बच्चों को समझ में आया क्या, तो हमको इसको इवेल्युएट करना है। अब इवेल्युएट जब कर लेंगे, इवेल्युएट करने के बाद क्या बस इवेल्युएट करके छोड़ देंगे? हाँ ना? नहीं, अब हमको इसको सजेशन भी देना है। सजेशन भी देना है, बच्चों को बताना भी है कि क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या कितना कितना सुधार हुआ, कितना सुधार नहीं हुआ, वो भी देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो अगला चरण आता है वो आता है रिफ्लेक्ट का। वो आता है रिफ्लेक्ट का, यानी आपको रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट करना मतलब क्या? कि कहाँ पे कमियां थी, कहाँ पे सुधार करना था, कहाँ पे अच्छाइयां थी, ये सब चीजों को जानना है। इन सब चीजों को जानना है तो सबसे पहले प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना, रिफ्लेक्ट करना, ये बातें जो है हमको ध्यान रखनी है कि प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ये टीचिंग के चरण है। प्लान करने के लिए क्या करेंगे? तो प्लान करने के लिए हम करेंगे, कैसे प्लान करेंगे? तो प्लान करने के लिए हम देखेंगे कि हमको पढ़ाना क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे सामने कौन सा बच्चा है। टीचिंग करते समय हमें ये ध्यान करना है कि हमारे सामने हम किसको पढ़ा रहे हैं। हम किसको पढ़ा रहे हैं, हमको वो ध्यान करना है कि वो बच्चा क्या है, उसकी लेवल क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका एज क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका कहाँ पे वो क्या जानना चाहता है, वो जानेंगे। उसको करने से पहले अब हम इसी को क्या करेंगे, आपको कुछ इस तरह से इसी में चरण में चलाते चलेंगे कि क्या होगा ये, इसके में हमें क्या पढ़ना है। प्लान में क्या पढ़ना, प्लान को समझ लेते हैं। प्लान को हम समझ लेते हैं, प्लान को समझ लेते हैं। चलिए, दिख रहा है? तो प्लान में क्या करना है? सबसे पहले तो बच्चों के लेवल के आधार पे हमें पढ़ाना है, तो बच्चों के लेवल के आधार पे ये देखना होगा कि पढ़ाना क्या है। तो पढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। हमको कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करनी पड़ेगी कि क्या हम सिखाने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स किस आधार पे होगा? हमारा जो हमने कल पढ़ा हुआ था, क्या हमारा जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी, उस ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पे, ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पे जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, उसी को हम यहाँ क्या करेंगे? उसी को फॉर्मुलेट करेंगे। उसी को फॉर्मुलेट करेंगे। तो फॉर्मुलेट करने के लिए कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर्मुलेट करने के लिए हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? सबसे पहला मुद्दा देखेंगे कि हम हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्यों का निर्माण करेंगे। उद्देश्यों का निर्माण करेंगे कि क्या पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ा रहे हैं इस पढ़ाने से बच्चे को क्या देंगे। बच्चे को क्या देंगे? क्या बच्चे को हम नॉलेज देंगे, क्या बच्चे को हम अंडरस्टैंडिंग देंगे, क्या बच्चे को हम एप्लीकेशन देंगे, क्या बच्चे को हम स्किल देंगे, बच्चे को क्या देंगे, क्या इससे बच्चे को फायदा क्या होगा, बच्चे को क्या फायदा होगा, बच्चे को हम क्या देना चाहते हैं, बच्चे के अंदर में हम क्या पहुंचाना चाहते हैं, बच्चे के अंदर से क्या निकलवाना चाहते हैं, हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या होगा, हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होगा, हमारा वे ऑफ रीचिंग क्या होगा,
ये सब कुछ को हमको जानना है। तो वो सब चीज हम अपने उद्देश्यों में रखेंगे कि हमारा उद्देश्य बच्चे को गणित पढ़ाना है, हमारा उद्देश्य बच्चे को भाषा पढ़ाना है, हमारा उद्देश्य बच्चे को ईवीएस पढ़ाना है। उस उद्देश्य के आधार पे ईवीएस को क्या पहुंचाना है, क्या सिखाना है, तो हर पार्ट का, हर लेसन का जो रिदम होता है, हर पार्ट को सिखाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। उस आधार पे हम क्या करेंगे, अपना ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, उद्देश्यों का निर्माण करना। उद्देश्यों का निर्माण जब हम कर लेंगे तो दूसरी बात आएगी, निर्माण करने के बाद हम ये सब प्लान में कर रहे हैं, टीचिंग में प्लान करना होता है। उसके स्टेज क्या है, तो स्टेज 4 है, प्लान, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट और रिफ्लेक्ट। हम बात कर रहे हैं अभी प्लान की। तो प्लान में अब हम बात करेंगे, जब हमने उद्देश्यों का निर्माण कर लिया तो हम यह जो हमारा विषय का जो विषय वस्तु है, विषय का जो विषय वस्तु है वो उसका चयन करेंगे। जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु का चयन करेंगे। उद्देश्यों का निर्माण कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, विषय वस्तु का विषय वस्तु का चयन करेंगे। विषय के विषय वस्तु का चयन। अब हम चयन करेंगे कि हमको जो पढ़ाना है, जो कंटेंट पढ़ाना है वो कंटेंट ले लो। तो कंटेंट में कितना बड़ा कंटेंट है, क्या 1 पेज का है या 2 पेज का है या 3 पेज का है, वो है क्या, ये कंटेंट जो हमारा वो कैसा है, उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो विषय के विषय वस्तु का चयन करेंगे। पहले तो ऑब्जेक्टिव बना लिया, इसी ऑब्जेक्टिव के आधार पे विषय वस्तु लेंगे। अब विषय वस्तु के आधार पे अब उस विषय वस्तु की सीक्वेंसिंग करेंगे कि क्या पहले पढ़ाएंगे, यानी अब हमें उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। जैसे मुझे पढ़ाना था स्टेज ऑफ टीचिंग, मुझे पढ़ाना था स्टेज ऑफ टीचिंग। अब मैंने स्टेज ऑफ टीचिंग के लिए क्या मैंने तुरंत स्टेज ऑफ टीचिंग पढ़ा दिया, मैं आती मैंने शुरू कर दिया स्टेज ऑफ टीचिंग? नहीं, मैंने क्या किया, मैंने जो कल पढ़ाया हुआ था उस कल पढ़ाए हुए वाले को आज मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपके सामने दिया। आप लोग होते तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता, अच्छा आप जवाब दो, कैसे दो, वैसे भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है, इसका मतलब उसको कनेक्ट किया है। तो पहले क्या करना, पीके से एनके को या एसके को कनेक्ट करना। आप आज क्या पढ़ाने वाले, तो पहला काम उसका प्लान ये होगा, स्टेज मतलब उसको सीक्वेंसिंग होगी। उसके बाद सबसे पहले कैसे जाते हैं, होल जाते हैं, सबसे पहले पूरा चीज बता देते हैं, पूरा चीज जो है आपका पूरा होल, उस होल को बता देते हैं कि ये इतनी चीज है, इसको आज हम बताने वाले हैं। होल को बता दिया, बच्चे के मन में एक चीज बन गया कि आज हम ये समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसे ये होल है, इसलिए आप टीचिंग होल है, अब इस होल के अंदर, होल मतलब संपूर्ण, अब उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज उसके बाद आएगी। तो वैसे ही होल टू पार्ट जाना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, ये जो टीचिंग की मैक्सिम्स है उसको फॉलो करना। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट की सीक्वेंसिंग हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या क्या कहां से पढ़ाएंगे, क्या कहां से पढ़ाएंगे, किसका रिलेशन कहां होगा, वो सब चीज को सीक्वेंसिंग करेंगे। यानी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु का क्रमानुसार बनाएंगे, विषय वस्तु का क्रमानुसार, विषय वस्तु का क्रमानुसार निर्धारित करेंगे। तो अब हमने विषय वस्तु का क्रमानुसार निर्धारित कर दिया। अब विषय वस्तु का क्रमानुसार निर्धारित करने के बाद आप लोग जरा इसमें भी ध्यान करते रहिए। हाँ, या इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी कि सभी लोग आए, सब लोग आते जाए। तो विषय वस्तु का क्रमानुसार निर्धारित करने के बाद हम क्या करेंगे, अब अपनी टीचिंग की स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे कि हम पढ़ाएंगे क्या और कैसे पढ़ाएंगे। टीचिंग की स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, यानी रणनीति। रणनीति कैसी, शिक्षण रणनीति बनाएंगे, शिक्षण रणनीति, शिक्षण रणनीति बनाएंगे। अब शिक्षण रणनीति की कैसे पढ़ाएंगे, तो हर शिक्षण की रणनीति अलग अलग होती है। मैथ को पढ़ाने का तरीका अलग होगा, साइंस को पढ़ाने का तरीका अलग होगा, लैंग्वेज को पढ़ाने का तरीका अलग होगा। उसको पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ में 1-to-1 डिस्कशन करना है, या बच्चों को ग्रुप में पढ़ा करके पढ़ाना है, या टोली टीम टीचिंग कराना है, या बच्चों के बडी सिस्टम करना है, या स्टेशन टीचिंग करना है, या पैरेलल टीचिंग करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चलना है, कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझ में आएगा, वो करने के लिए हम क्या करेंगे, शिक्षण की रणनीति बनाएंगे। यानी शिक्षण की रणनीति बना लिए, फिर उसके बाद प्लान में ही ये सब हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे कैसे, अब जाएंगे कैसे, तो प्लान में हम कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, टीचिंग की स्ट्रेटजी हमने कर ली, अब क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यानी शिक्षण रणनीति का हम क्या करेंगे, उसका वितरण करेंगे, कहां कहां करना है, किस किस जगह पे कौन कौन सी शिक्षण रणनीति लेके जाएंगे। शिक्षण रणनीति का वितरण, शिक्षण रणनीति का वितरण करेंगे। वितरण कहां करेंगे कि मान लो हमारे पास इतना बड़ा कंटेंट है, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे पास इतना बड़ा कंटेंट है और ये कंटेंट कुछ कछुआ और खरगोश की कहानी का कंटेंट है। कछुआ और खरगोश की कहानी का ये जो है वो कहानी है, ये कहानी है, इस कहानी का कंटेंट इतना है, इतना कंटेंट है। अब इस कंटेंट को हमने डिवाइड कर लिया कई भागों में, डिवाइड कर लिया कई भागों में कि ये इतना भाग जो है
ये इतना से इतना भाग 1 है, इतना से इतना भाग 1 है, और इतना भाग जो है वह 1 है, इतना भाग 1 है। इसको अलग तरीके रणनीति से बनाएंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे। एक को हम होल पूरा पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद पार्ट में लेके चलेंगे, फिर उसके बाद पिक्चर से पिक्चर का मिलान करेंगे, फिर पिक्चर से कंटेंट को मिलाएंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये सब हमारी रणनीति को हम डिवाइड कर देंगे, इसमें ये रणनीति लेके आएंगे, इसमें ये रणनीति लेके आएंगे, इसमें ये रणनीति लेके आएंगे। अभी सारी बात किसमें आ रही है, ध्यान करना, मैं सारी बात अभी किसमें कर रहा हूं, सब कुछ डे में होगा, ये मतलब फ्यूचर में। अभी सब किसमें बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर में। ये सब करेंगे, अभी कर नहीं रहे, ये सब करेंगे, ये फ्यूचर की बात है। सारा प्लान किसमें होगा, प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। तो इस हमने फ्यूचर की बात करी है। अब ये हमने प्लान बना लिया, उद्देश्यों का निर्माण कर लिया, विषय वस्तु का चयन कर लिया, विषय वस्तु को क्रमानुसार में रख लिया, रणनीति बना ली, रणनीति का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करना मतलब इंप्लीमेंट करना। चलिए इंप्लीमेंट आकर के कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करने में क्या करेंगे उसको ध्यान करते हैं। जो जो जैसे जैसे बनाया था हमने, जो जो प्लान करा हुआ था, उसी हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करें, जैसे जैसे प्लान करा हुआ था। चलिए तो प्लान के आधार पे हम क्या करेंगे, हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी जो हमने ये कंटेंट दिया हुआ था उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी हमारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करें। तो विषय वस्तु का हम पहले प्रस्तुतिकरण कर लेंगे, प्रस्तुतिकरण करने के उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जो हमारा विषय वस्तु जो हमने लिया हुआ है इस विषय वस्तु को क्रमानुसार अब उसको प्रस्तुत करते चलेंगे, प्रस्तुत करते चलेंगे, प्रस्तुत करते चलेंगे। जैसे जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूँ, मेरा जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे है क्या, ये सब किसमें आएगा, ये आएगा प्रेजेंट में। किसमें आएगा, तो प्रेजेंट में। ये सब प्रेजेंट में चल रहा है, यानी ये सब अभी चल रहा है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका प्रस्तुतिकरण मतलब अब हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये तो मैं बात की बात कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो प्रस्तुतिकरण करना, फिर क्या करना, उसको आपकी जो क्लास है उस क्लास का साइज मतलब उस क्लास को बनाना, ये हो गया। अब आपकी क्लास को एक साइज में लेके आना कि कौन सी साइज को कहाँ रखेंगे, कौन सी साइज को कहाँ रखेंगे, कौन सी साइज को कहाँ रखेंगे। जैसे क्लास में जाते हैं तो क्लास में आते हैं तो कुछ बच्चे बिखरे रहते हैं, लंबे लंबे दूर तक बैठे रहते हैं, कुछ बच्चे दूर तक बैठे रहते हैं। तो उनको क्या करना, आपका स्पीच का मॉड्यूलेशन कैसा है, आपका स्पीच का मॉड्यूलेशन कैसा है, क्या आपकी आवाज दूर तक पहुंचेगी, क्या आपको माइक का इस्तेमाल करने का, या माइक का इस्तेमाल माइक आप नहीं यूज कर रहे हैं, आपकी आवाज कितनी लंबी है। तो उसके लिए बच्चों को सामने लेके आना। जब तक आपकी बच्चों की आंखों से और आपकी आंखों का तालमेल नहीं होगा, तब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक टीचिंग प्रभावी नहीं होगी। तो क्लास की साइजिंग कर लेना, यानी क्लास का जो है एक आकार तैयार कर लेना कि क्लास का आकार कैसा होगा, सेमी सर्कल का होगा या सर्कल का होगा या ऐसे ही होगा, रेक्टेंगल होगा, कैसा होगा। तो वह जो हमारा वर्ग है, वर्ग का आकार तैयार कर लेना, वर्गखंड का आकार तैयार कर लेना। इसमें होता है किसमें, ये हमारा जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इंप्लीमेंट करने में उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। हम एक वर्ग है, ये इतने सारे बच्चे हैं, ये इसमें ये हमारा क्लास है, इसमें यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ बच्चे बैठे, यहाँ बच्चे बैठे, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ, दो बच्चे यहाँ बैठे हुए। तो क्या अब इस तरह से पढ़ाएंगे, नहीं, सारे बच्चों को उठा करके हम क्या करेंगे, एक लाइन में ले लेंगे। हो सकता है अगर कमी बच्चे हैं तो उनको इस तरह से बैठा लो, इस तरह से बैठा लो। चलो सेमी सर्कल बना लोगे तो थोड़ा और इफेक्टिव हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ बैठा दो और आप अपनी चेयर यहाँ लगा लो। अब जब इस तरह से बना लोगे क्लास को, तो बच्चे क्या होंगे, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा इसको भी दिखेगा, इसको भी दिखेगा, इसको भी दिखेगा, इसको भी दिखेगा, सभी बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ दिखेगा। तो आपका जो टीचिंग है वो प्रभावी होगा, जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो सारा प्रभावी होगा, और आपका बोर्ड वर्क जो है वो भी बराबर होगा। अब क्या करोगे, अब जब आप पढ़ा लिए तो पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या करो, बच्चों से प्रश्न पूछो। इंप्लीमेंटेशन टीचिंग में, स्टेजेस की टीचिंग में जब इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें इंप्लीमेंट का आगे का चरण होता है कि बच्चों से लगातार बातें करना, प्रोबिंग क्वेश्चंस करना, जो माइक्रो टीचिंग में कराई जाती है। प्रोबिंग क्वेश्चन करना, बच्चों से प्रश्न पूछना और बच्चों से प्रश्नों का जवाब लेना। असेसमेंट इन लर्निंग, जो असेसमेंट इन लर्निंग होती है वो भी करते चलना। तो यहाँ पे क्या करना, बच्चों से खोजपूर्ण प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। जब खोजपूर्ण प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, आपसे जवाब देंगे। आपसे जवाब देंगे, तो जब जवाब देंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका प्रक्रिया स्टार्ट होने लगेगी। वो हो गया। अब जब प्रश्न पूछ लिया आपने तो उस पर क्या करना, इस प्रश्नों पर रिएक्शन देना, अपनी प्रतिक्रिया देना, प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देना,
प्रतिक्रिया देंगे, तो प्रतिक्रिया देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उन पर जो सही है यानी फीडबैक देना, उस फीडबैक जब देंगे तो बच्चों को लगेगा कि जो हमने बताया, जवाब दिया, वो सही था या नहीं सही था। तो बच्चों के जवाब के आधार पे आपका पता चल गया कि बच्चे कहाँ पे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी टीचिंग को मोल्ड करेंगे। कैसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, किस रूप लेके जाना है। जो हमने यहाँ पे रणनीतियां बनाई थी, हो सकता है यह रणनीति कारगर नहीं हुई हो। हमेशा देखिए, आप सारी बातें यहाँ प्रोबेबल किए हुए, सारे अनुमान लगाए हुए। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो रणनीति लगाई है वही सक्सेस हो, बदल सकती है। वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि बच्चे जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपने तुरंत अपने अचानक से अपनी रणनीति को बदल दिया। बदल दिया क्यों बदला? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है। तो बच्चों को समझाने के लिए आपने जब रणनीति अपनी बदल दी, बदलने पर क्यों बदला? क्योंकि जब आपने बच्चों से प्रश्न पूछा, प्रश्न का एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आया, यानी आपकी रणनीति, आपने जो पढ़ाया वो वहां तक नहीं पहुंचा, तो आपने प्रतिक्रिया के आधार पर रणनीति के बदलने का प्लान किया। अब यहाँ पे साथ में जब आपने प्रतिक्रिया दिया, प्रतिक्रिया में ही आपको क्या करना है, बच्चे को रिस्पॉन्स देना है, बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना है, बच्चे को मैनेज करना है। ये सब सारी बातें जो है वहां पे आएंगी। यानी अब प्रतिक्रिया के आधार पे, प्रतिक्रिया के आधार पे क्या करेंगे आप, बच्चों को जो है फीडबैक देंगे और बच्चे को पुनर्बलन देंगे। पुनर्बलन, पुनर्बलन देना, और साथ में क्या करना, ये जब इंप्लीमेंट में ही आता है, इंप्लीमेंट में एक बार पुनरावर्तन भी करना, पुनरावर्तन करना। तो पुनरावर्तन करना, ये सब आप जब कर लेंगे तो पूरा कंटेंट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या होगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे टीचिंग में, जब आपने पुनरावर्तन तक यहाँ सारी बातें कर ली, कंटेंट पढ़ा लिया, अब कंटेंट पढ़ाने के बाद कंटेंट को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, कंटेंट का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में क्या करेंगे, ये सब भी हम सभी ने पढ़ा हुआ है, आगे जाकर के पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ। और लेसन जब लेते हैं तो ये लेसन का ही सब भाग है, ये सब कुछ लेसन का ही भाग है, लेसन में ही हम देखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कुछ भी हमने पढ़ाया हुआ है, अब इवैल्यूएशन करने के आधार पर जो कुछ भी हमने पढ़ाया हुआ, उस पूरे पढ़ाने का जितना भी आपने कुछ पढ़ाया, वो कंटेंट जितना आपने डिलीवर किया, उसका क्या करेंगे, समअप करेंगे, उसको समअप करके लेके जाएंगे। समअप करके अब ये लेने की कोशिश, एक साथ में सारे प्रश्न तो नहीं पूछ सकते, सब कुछ कंटेंट आपने 1 घंटे पढ़ाया, 45 मिनट पढ़ाया, 30 मिनट पढ़ाया, अब 30 मिनट को 5 मिनट के अंदर में या 10 मिनट के अंदर में, 5-10 मिनट तो मिलता ही नहीं है आपको, 5 से 7 मिनट मिलेगा, तो 5-7 मिनट में आप पूरा का पूरा कंटेंट तो नहीं पूछ सकते हो, पूरा कंटेंट बच्चे के अंदर में आ गया ये तो नहीं जा सकते हो, तो उसका एक समरी आप जानने की कोशिश करोगे प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नों के माध्यम से वो प्रश्न जब डिसाइड करोगे तो वह प्रश्न भी कैसा होगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पे होगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पे होगा। और जो आपने ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ था, जो आपने ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ था, इसी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के आधार पे आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। अभी प्रश्न से आज भी आपको पता चलेगा कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। तो यहाँ पे आप आपके बच्चों का क्या कर रहे हैं, लेवल चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इवेल्युएट करने का मतलब क्या है कि पूरे पढ़ाए गए विषय वस्तु, पूरे पढ़ाए गए विषय वस्तु का जांच करना, पूरे विषय वस्तु का, पढ़ाए गए विषय वस्तु का जांच करना कि बच्चों ने समझा या नहीं समझा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जांच करने में 2-3 बातें, जब पूरे विषय वस्तु का जांच करेंगे तो जांच करने में 2-3 बातें देखेंगे। पहला बात देखेंगे, क्या देखेंगे कि बच्चों के अंदर में उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हुआ। क्या चेक करने के लिए, तो व्यवहार परिवर्तन के लिए, व्यवहार परिवर्तन। अब व्यवहार परिवर्तन का मतलब, पहले वो गुस्सा था, अब सही हो गया क्या, यह व्यवहार परिवर्तन का परिभाषा नहीं है। पहले वो गुस्सा कर रहा था, अब गुस्सा उसका शांत हो गया, ये उसका व्यवहार परिवर्तन हो गया। यह व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन का मतलब है कि पहले बच्चे को यही प्लान, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट और रिफ्लेक्ट, इसके बारे में या स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग के बारे में पता नहीं था। अब जब पढ़ लिया बच्चे ने, तो बच्चे को ये सारी बातें आ गई, इसका डीप भी आ गया, इसका सरफेस भी आ गया, इसका अपोजिट भी आ गया, इसका पैरेलल भी आ गया, सब कुछ इसको बच्चे को आ गया। बच्चा अप्लाई करना जान गया है, बच्चे ने इसको समझ भी लिया है, ज्ञान भी हो गया है, अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, इसको अप्लाई भी करना जान गया। तो अब जब अप्लाई करना जान गया, तो इसका मतलब उसके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जब व्यवहार में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब आपकी टीचिंग सक्सेस हुई। अगर आपका व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो टीचिंग सक्सेस नहीं हुई। अब उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन करना मतलब क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन करना और क्या, साथ साथ में आपकी आगे की रणनीति,
आगे की रणनीति, रेमेडियल टीचिंग की रणनीति बनाने के लिए भी आपको यहाँ पे मदद मिलती है। क्या मदद मिलती है? तो रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी, उपचारात्मक शिक्षण की रणनीति। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है क्या, इससे पता चलता है आपको। जब आप जांच करते हैं तो उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत आपको पता चलती है। अब उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत साथ साथ में क्या कि आपके शिक्षण में कहां पे आपके शिक्षण में कहां पे एडेप्टेशन की जरूरत है, कहां पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है और कहां पे एकोमोडेशन की जरूरत है। यहाँ पे इन तीनों बातों को भी जानना कि आपके शिक्षण में एडेप्टेशन एकोमोडेशन ये सब आपको जानने की जरूरत होगी। और साथ में क्या, मॉडिफिकेशन कहां करने की जरूरत है, जो आपने पढ़ाया उस पढ़ाने में कहां एडेप्टेशन करने की आवश्यकता है, कहां एकोमोडेशन करने की आवश्यकता है, कहां मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है। ये पार्ट बाद में, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। इतना तो समझेंगे कि हमारे पाठ में कहां हमें अनुकूलन करने की आवश्यकता है। ब्रीफ में बता देता हूं, जो कुछ हमने पाठ में पढ़ाया बच्चे को अगर नहीं समझा तो उसमें कहां जरूरत है, ये हम कहां कर सकते हैं, क्षमा चाहेंगे, हाँ, कहां हम कर पाएंगे बच्चे के लिए समझ, मतलब वो कंटेंट समझ में नहीं आया तो कहां थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, कहां बच्चे को और आगे लेके आने की आवश्यकता है, कहां उसको फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है, एकोमोडेशन में आएगा, कहां पूरा का पूरा कंटेंट बदलने की आवश्यकता है। ये सब चीजें हमको पता चलता है कब, जब हम मूल्यांकन करते हैं तब। अब जब हमने मूल्यांकन कर लिया, अब ये सारी बातें जो है, यही जो एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन और उपचारात्मक शिक्षण, यही कहां पहुंच जाएगा, हमारे रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। ये सारा कुछ आ जाएगा हमारे रिफ्लेक्शन में। कहा कौन कौन सी बातें, तो जो हमने यहाँ जांचा, जो कुछ हमने जांचा, एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, यही सब हमारे कहां पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में हम ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे, ये विचार करेंगे, थिंक करेंगे कि बच्चे को कैसे इस कंटेंट को बच्चे को पहुंचाने के लिए, जो पहुंचा नहीं पहुंचा उसमें एडेप्टेशन कैसे करेंगे, क्या चीज लेके आए कि हमारे सारे बच्चे, जो हमारे लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं, ये अलग लर्निंग वाले स्टाइल वाले बच्चे हैं, जो ये रीच कंटेंट इन बच्चों को नहीं पहुंची, ये बच्चे तो समझ लिए, ये बच्चे भी समझ लिए, इन बच्चों को नहीं पहुंची जो इस रीजन में थे, स्लो लर्नर वाले बच्चे, इनको ये कंटेंट समझ में नहीं आया। अब इनके लिए क्या करें, क्या बदलाव करें, क्या एकोमोडेट करें कि ये बच्चे, ये कंटेंट उनको भी समझ में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट में थिंक करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, और क्या करेंगे, फिर बच्चों के साथ में बात करेंगे, टॉक करेंगे, थिंक करेंगे, टॉक करेंगे, बच्चों के साथ में बातचीत करेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे, अपने अंदर से बातचीत करेंगे कि क्या करें और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर अब टॉक करने के आधार पे टॉक करेंगे, कुछ कंटेंट आप रीड करेंगे, कुछ कैसे रणनीति बनाएं, नई रणनीति आप कैसे बनाएं, वो नई रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों के साथ में, फिर ये करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, वापस से रिफ्लेक्ट करने के बाद, जब आपने रिफ्लेक्ट कर दिया तो फिर वापस से उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सारी तरीके जो है वो होते हैं किसके, ये चरण होते हैं स्टेजेस ऑफ टीचिंग के। तो स्टेज ऑफ टीचिंग के मुख्यतः कितने चरण हैं, तो 4 चरण हैं। कौन से, तो एक को कहते हैं प्लान, दूसरे को कहते हैं इंप्लीमेंट, तीसरे को कहते हैं इवेल्युएट और चौथे को कहते हैं रिफ्लेक्ट। ये मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको समझाया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं आज, अभी हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, सभी को, हाँ, यहां तक समझ में आ गया तो आगे चले प्लीज। कहीं अगर कहीं कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आया जवाब आ गया है। अब हमें यहां से आगे बढ़ना है, हम आगे चलेंगे। यहां से आगे क्या चलेंगे, अगला वाला प्रश्न, आज मैं आपको सारा कुछ एक ही बोर्ड पे बता रहा हूं ताकि आपको कहीं बाहर न जाना पड़े, मैं आपको यही सारी बातें इतने में ही बता रहा हूं। चलिए मैं अपना जरा बोर्ड को देख लूं, कहां तक बोर्ड हमको मिलेगा। चलिए शायद यहां तक मिलेगा। अब हमें जो चलना है आगे का, अभी हमने स्टेज ऑफ टीचिंग पढ़ लिया, अब हम यहाँ से समझेंगे कि टीचिंग कैसी होती है, टीचिंग कैसा होता है, टीचिंग को कैसा हमें न्याय मिलता है। जब हम टीचिंग करते हैं, अभी सब टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो टीचिंग को कैसा न्याय मिलता है, जजमेंट कैसा होता है टीचिंग का।
अगर आपने पढ़ाया तो उस टीचिंग को जज कैसे करते हैं, जज करते हैं। तो जज करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाने के लिए तो मुझे जज कौन करेगा, मुझे जज कौन करेगा, मेरे बारे में कौन बताएगा, मुझे कौन फीडबैक देगा, मुझे फीडबैक कौन देगा कि मेरी पढ़ाने की स्टाइल कैसी थी, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा था, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा पहुंचा, बच्चों को समझ में आया कि नहीं, मैं क्या इस कंटेंट को मैंने न्याय दिया, क्या मैं इन बच्चों को, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उनको न्याय दिया, क्या मेरी पढ़ाने की स्टाइल को न्याय दिया, क्या मेरा पढ़ने का जो तरीका था उसको मैंने न्याय दिया, इन सब चीजों को क्या मैंने न्याय दिया, एक पॉइंट का रिलेशन दूसरे पॉइंट से, दूसरे पॉइंट का रिलेशन तीसरे से, इन सभी को रेट करना। रेट करना कहते हैं ना, जब हम कोई सामान खरीदते तो उसको रेट करते हैं कि कितना आप पॉइंट देंगे, कितना पॉइंट देंगे, 5 पॉइंट में अगर आपको रेट करना है तो 5 पॉइंट में आप कितना पॉइंट देंगे। इस 5 पॉइंट रेटिंग स्केल में आपने कहा ये तो पूरा है, ये भी पूरा है, बट ये तो आधा ही है, यानी हमको कितना आपने रेट दिया, 2.5 रेट दिया, अभी अभी कितनी पहुंच करनी है, अभी 2.5 की ओर पहुंच करनी है। या पढ़ाने का तरीका अच्छा हुआ तो चलिए यहाँ भी पहुंच गए, यहाँ भी पहुंच गए, अभी हमने अभी हम जो है वो 4.5 पर है, यानी 1 2 3 और 4 पर है, 4 पर भी अपने 3.5 पर है, अभी अभी हमको 1.5 पर काम करना है, अभी हमको 1.5 पर काम करना है। अच्छा थोड़ी और हमने मेहनत कर ली, हो सकता है हम कहाँ पहुंच जाए, 4.5 पर पहुंच जाए, 4.5 पर पहुंच जाए, यानी 4 और आधा ही इसमें 4.5। तो ये हमारा टीचिंग का क्या है, ये रेट है। तो ऐसे ही हमें हमारी शिक्षण कब होगी कि हमको कहां पर पहुंचना होगा, हमारा शिक्षण कब होगा कि हमको कहां पर पहुंचना है वो। तो ये रेट करने के लिए कई सारे लोग रेट कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, तो हमारा जो सुपरवाइजर है, जो हमको सुपरवाइज कर रहा है, हमको जो सुपरवाइज कर रहा है, एक तो वो कर सकता है जो पीछे हमारे बैठा हुआ है, वो हमको सुपरवाइज करके रेट कर सकता है कि आपके पढ़ाने का स्टाइल कैसा था, आपने कंटेंट को कंटेंट के साथ में मैच किया क्या, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ तो उस ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्टिव की फुलफिल हुई, वो देखेंगे। और देखेंगे कि जो विषय वस्तु आपने लिया था उस विषय वस्तु को बराबर से न्याय दिया, लास्ट तक उस विषय वस्तु को आपने टच किया, विषय वस्तु के साथ में जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था कि नॉलेज दोगे, अंडरस्टैंडिंग दोगे, एप्लीकेशन दोगे, ये सारी बातें आपने दी, बच्चों के साथ में आपने तालमेल किया, बच्चों को आपने मैनेज किया, बच्चे डिसिप्लिन थे, बच्चे फुल टाइम आप पर अटेंशन किए हुए थे, ये सारी बातों के आधार पे रेट होता है। अब उसी रेट को अलग अलग रूपों में नाम देते हैं, अलग अलग रूपों में नाम देते हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन सा रूप देते हैं, नाम देते हैं, उसी को समझते हैं। यही रेट को हम यहाँ समझते हैं, टीचिंग को रेट जब करते हैं, टीचिंग को जब जज करते हैं तो किस नाम पे जज करते हैं उसको समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चों को जब हम रेट करते कहते हैं कि माइल्ड है और मॉडरेट है और मॉडरेटली सीवियर है, प्रोफाउंड है, हम रेट करते हैं ना बच्चों को, बच्चे की क्षमता के आधार पे, उसके हियरिंग के आधार पे, उसके संज्ञान के आधार पे उसको रेट करते हैं, इसका इतना क्षमता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी रेट करेंगे। चलिए रेट कैसा होगा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे, ये समझेंगे कि आइडियल कौन होगा। आइडियल कौन होगा, आइडियल मतलब क्या कि जिसका ये पांचों पॉइंट 1 2 3 4 5 पूरा हो गया, पूरा का पूरा 5 पॉइंट का रेट दे दिया गया, 5 पॉइंट का रेट दे दिया गया, उसे कहेंगे आइडियल। एक होगा आइडियल, दूसरा होगा गुड, गुड गुड होगा, तीसरा क्या होगा एवरेज, एवरेज एवरेज होगा, और जो चौथा होगा उसे कहेंगे डल। डल डल का मतलब क्या होगा, वो आया, पढ़ाया, 10 मिनट आकर के बोला, बोल करके चला गया, बच्चों ने समझा नहीं समझा, उसने ना तो बोर्ड वर्क किया ना तो कुछ किया, कुछ समझ में नहीं आया, तो ये खाली उसको 1 पॉइंट देना, 1 रेट देना, या आधा ही रेट देना, आधा ही रेट देना, वो क्या होगा, वो होगा डन। चलिए इसको समझ लेते हैं। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं टीचिंग को जजमेंट ऑफ टीचिंग, जजमेंट ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, यानी टीचिंग का निर्णय, शिक्षण का निर्णय, शिक्षण का निर्णय कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए आइडियल कौन होगा, गुड कौन होगा, एवरेज कौन होगा और डल कौन होगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इस पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, वो भी समझिएगा। चलिए कैसे करते हैं आइडियल को, तो आइडियल को कहने का काम जो है वो कैसा होता है, किसको हम आइडियल कहेंगे, जो जिससे ये पूरा जो पढ़ाया, इस पढ़ाने से सारे बच्चे मोटिवेट हुए। वाह क्या बात है, मजा आ गया यार, आज तो बहुत पढ़कर एकदम आनंद आ गया। सुबह सुबह जगह, टाइम खोटा नहीं हुआ, सुबह सुबह नींद खराब होती है बट टाइम खोटा नहीं हुआ, हमको सब समझ में आया, सारी बातें समझ में आई कि शिक्षण के क्या क्या बिंदु हैं, शिक्षण के कौन कौन से चरण हैं, चरणों में क्या क्या लेके आते हैं, पता तो था यार बट हम कहीं और भटके हुए थे, समझ नहीं आ रहा था। ये सब सारी बातें समझ में आई, बच्चे मोटिवेट हुए, यार रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, समय से पढ़ना है, समय से आ जाना है। पाने के लिए बच्चे क्या हुए, आइडियल टीचिंग कब होगी, आइडियल टीचिंग कब होगी, जब स्टूडेंट मोटिवेट होगा,
विद्यार्थी क्या होंगे? अभिप्रेरित होंगे। विद्यार्थी का अभिप्रेरित होना, विद्यार्थी का अभिप्रेरित होना यह निर्णय करता है किस पर? विद्यार्थी का अभिप्रेरित होना यह निर्णय करता है किस पर? कि जब विद्यार्थी अभिप्रेरित होंगे वह टीचिंग कैसी होगी? वह टीचिंग होगी आइडियल। वह टीचिंग होगी आइडियल। आइडियल टीचिंग कब निर्णित होगी? आइडियल टीचिंग को कब कहेंगे कि आइडियल टीचिंग है? जब सारे विद्यार्थी क्या होंगे? अभिप्रेरित होंगे। सारे विद्यार्थी जब अभिप्रेरित होंगे, सारे विद्यार्थी जब अपनी तरफ खींचेंगे, आने का प्रयास करेंगे और वह लगातार सोचने को, लगातार पढ़ने को कहेंगे कि हमें और पढ़ाइए, हमें और पढ़ाइए, हमें अच्छा लगा, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, आपका डिलीवर करने का तरीका बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। वो होगा क्या? वह विद्यार्थी के जरिए, विद्यार्थी का मोटिवेशन जितना बढ़ा रहेगा उतना ही वो आइडियल टीचिंग कहलाएगा। चलिए एक बात हुई। अब बात करते हैं गुड। गुड कौन सी टीचिंग होगी? जब आप खाली बच्चे को दिखाओगे, डेमोन्स्ट्रेट करोगे। विद्यार्थियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों का प्रदर्शन, जब खाली विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस प्रदर्शन को कहेंगे क्या? विद्यार्थियों का प्रदर्शन। विद्यार्थियों का प्रदर्शन, विद्यार्थी जितना भी प्रश्न पूछा उन सारे प्रश्नों का बच्चों ने जवाब दे दिया। जितना भी प्रश्नों का जवाब दिया, जो क्राइटेरिया बनाई थी बच्चों का, जो क्राइटेरिया बनाई थी कि ये हमने बनाया था नॉलेज, हमने अंडरस्टैंडिंग, हमने एप्लीकेशन, जो पढ़ाया था बच्चों को जो है वो अच्छी तरह से मतलब उनको समझ में आ गया। समझ में आया, अभी यहीं तक है। आगे वो और पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे यह संशय का विषय है। यह संशय का विषय, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, आपसे ही पढ़ना चाहते, आपसे नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये संशय का विषय है। जब संशय का विषय होगा, यानी वो अभी और परफेक्ट के रूप में नहीं पहुंचा, अगली वाली जो लास्ट वाली सीढ़ी वहां तक नहीं पहुंचा है, वह कहलाएगा गुड। यानी समझ में तो आया, बच्चों ने समझ में आया, अब बिल्कुल अच्छी तरह से जितना भी आपने पढ़ाया वो समझ में आया। बट आगे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये अभी नहीं कह सकते हैं, आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे यह नहीं कह सकते, आगे आपको ही हम चूज करेंगे, आपका ही प्रोडक्ट चूज करेंगे यह नहीं कह सकते हैं। हाँ, अभी जो प्रोडक्ट दिया इसको हम समझते हैं कि ठीक था, एवरेज था, मतलब गुड था, तो ये गुड की बात करेंगे। या गुड को कैटेगरी में लेके जाएंगे। अगर हम आइडियल को कैटेगरी में लेके जाएंगे तो आइडियल को नंबर कितना देंगे? यहाँ पे कितना नंबर देंगे? अगर हम ये बात करते हैं 20-20 तो 20-20-20 80 और 20 ये तो 20 में से 10, 20 में से 10 यानी 80 प्लस 90, 90 से 100 के आसपास, यानी इसको रेट देंगे तो जब हम पॉइंट करेंगे तो इसको 90 से 100 के आसपास देंगे, तो ये क्या है? आइडियल है। अगर कोई व्यक्ति 90 से 100 का पॉइंट पाता है यानी वो क्या है? आइडियल है। अगर कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है यानी 60 से लेकर के 80 के बीच में नंबर पाता है, यानी यहां से 60 या 65 से 80 या 90 तक, 65 से 90 तक का अगर कोई पाता है यानी वो क्या है? वह गुड है। वह गुड है, उसे कहेंगे गुड, यानी फर्स्ट क्लास के ऊपर है। 65 से 90 के बीच में अगर कोई लेके आता है तो उसको कहेंगे, उस टीचर को या उस टीचिंग के स्टाइल को कहेंगे गुड। चलिए अब एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज क्या? बच्चे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यहाँ बच्चों का प्रदर्शन है, बच्चे अप्लाई कर पा रहे हैं, प्रदर्शन कर पा रहे हैं, जहां कहीं पूछ रहे हैं बच्चे बता रहे हैं, वो टीचिंग हुई गुड। अब बच्चे क्या है? बच्चे प्रश्न पूछने पर उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, विद्यार्थी उसका उस शिक्षण को क्या कर पा रहे हैं? उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, व्याख्या कर पा रहे हैं जो पढ़ाया गया था। विद्यार्थियों का व्याख्या करना यानी प्रश्न पूछा गया कि अच्छा ये इसको हम फ्यूचर में क्यों कहेंगे, प्लान को हम फ्यूचर में क्यों लिखते हैं। अब जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, इसी में से प्रश्न पूछा कि प्लान को फ्यूचर में क्यों लिखते हैं, तो अगर बच्चे ने पूछा कि प्लान फ्यूचर में है, वो इसलिए है, प्लान को फ्यूचर में इसलिए लिखते हैं कि जब अभी हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाएंगे बाद में, अभी तो हम खाली प्लान बना रहे हैं, प्लान हम क्लास में अभी नहीं गए, तो जब हम क्लास में जाएंगे, अभी गए नहीं, जब जाएंगे वो फ्यूचर में जाएंगे, इसलिए इसको फ्यूचर में लिखते हैं। जो हमारी सेंटेंस की वर्डिंग होती है, लिखने का जो तरीका होता है वो सिर्फ इसकी होता है। तो बच्चे क्या किए? एक्सप्लेन किए। एक्सप्लेन, जब बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी खाली एक्सप्लेन ही कर रहे हैं और उसका डीप नहीं बता पा रहे हैं, तो क्या होगा? इस प्रकार की टीचिंग को कहेंगे एवरेज टीचिंग। अब एवरेज टीचिंग का जो रेशियो होगा वह क्या होगा? वह होगा 45 से, वह होगा 45 से 65, यानी यह 20, 30, 40 और 45 से 65 के बीच में, 45 से 65 के बीच में क्या होगा? ये एवरेज होगा। अब आगे बात करते हैं डल। डल मतलब क्या? तो डल को ले लेंगे वही 0 से लेकर के 45 तक, 0 से लेकर के 45 तक की टीचिंग को क्या कहेंगे? डल। डल का मतलब क्या? कि बच्चों को आपने बोला, आपने क्लू दिया, बच्चों ने जवाब दिया।
आपने बच्चों को पूछा, बच्चों ने जवाब दिया, उतना ही जवाब दे रहे हैं जितना आपने प्रश्न पूछा, या आप बच्चों को कहना पड़ रहा है चलो पढ़ो, बच्चों को कहना पड़ रहा है आकर के चलो करो, तो इस प्रकार के कहेंगे टीचिंग को क्या कहेंगे, डल टीचिंग। अब कोई भी टीचर इस प्रकार से अपनी टीचिंग को असेस कर सकता है। इवन मैं भी असेस कर सकता हूं कि मेरे बच्चे मेरे कहने पर आते हैं पढ़ने के लिए, मैं आकर के खड़ा हो गया, सारे बच्चे सुनने लगते हैं वो। तो डल टीचिंग क्या होती है, बच्चों को कहने पर उनका जवाब देना, उनका जवाब, तो ये होती है डल। अब इसी आधार पे अब ये मैंने आपको समझाया कि ये रेटिंग, इसी रेटिंग के आधार पे टीचिंग को जज करते हैं। कैसे जज करते हैं, तो आइडियल के रूप में जज करते हैं, गुड के रूप में जज करते हैं, और एवरेज के रूप में जज करते हैं, डल के रूप में जज करते हैं। यही इसी को एनईपी में, कहां पे, एनईपी में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि एनईपी में शिक्षण की गुणवत्ता कौन निर्धारित करेगा। एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी 2020 में शिक्षण की गुणवत्ता कौन निर्धारित करेगा। शिक्षण की गुणवत्ता यही होती है कि वह शिक्षण आइडियल है, वह शिक्षण गुड है, वह शिक्षण एवरेज है, या वह शिक्षण डल है। इसकी गुणवत्ता कौन निर्धारित करेगा, तो इसकी शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एनईपी में प्रावधान है। एनईपी में प्रावधान है कि शिक्षण की गुणवत्ता को 3 रूपों में जाना जाएगा। शिक्षण की गुणवत्ता को 3 रूपों में असेस किया जाएगा। चलिए हम यहाँ यहीं पे समझा देते हैं वह 3 रूप क्या होंगे। यहाँ पे ये 3 रूप होंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये एक पिलर है, इस पिलर को कहेंगे, ये एक पिलर है, ये पिलर है शिक्षण की गुणवत्ता। इसको अगर हम कह लें तो ये है शिक्षण की गुणवत्ता, क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ टीचिंग। अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग कौन कहेगा कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग को जज करने के लिए, कहने के लिए 3 लोग इसको जवाबदार होंगे। कौन होगा, इसको ग्रेड देंगे। ग्रेड कैसे देंगे, तो ग्रेड देंगे, ग्रेड देने में क्या होगा, ग्रेड होगा ए, ग्रेड होगा बी, ग्रेड होगा सी, ग्रेड होगा डी, और ग्रेड होगा ई। इतने, वही ये 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रेड देंगे। तो ग्रेड होगा ए बी सी डी ई। अब ए किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे, सी किसको कहेंगे, डी किसको कहेंगे, और ई किसको कहेंगे, वो समझ लेते हैं। इसको कहेंगे ई, इसको कहेंगे डी, इसको कहेंगे सी, इसको कहेंगे बी, और इसको कहेंगे ए। इस रूप में, यानी सबसे डल है उसे कहेंगे ई, अगर डल थोड़ा सा और ऊपर है तो उसे डी में लेके जाएंगे, अगर वह एवरेज है तो उसे सी कहेंगे, अगर वह गुड है तो उसे बी कहेंगे, अगर वह एक्सीलेंट है, अगर वह आइडियल है तो उसे ए में लेके जाएंगे। अब ये इतना तो आपने समझ लिया, इस रूप में रेट करना है, उसका आइडियल बनाना है। टीचिंग करना बट बेहतर कैसे टीचिंग होगी इसको भी करना, उसी आधार पर उनका प्रमोशन होगा। एनईपी में प्रावधान है, प्रमोशन उनका उसी आधार पर होगा जब उनको ग्रेड हमेशा मेंटेन होगा, उनका ग्रेड। तो यह ग्रेड करने के लिए कौन कौन देगा, तो सबसे पहले तो वहां का स्टेक होल्डर जो होगा, वह स्टेक होल्डर में कौन, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मम्मी पापा, समाज, ये सभी स्टेक होल्डर होते हैं। इवन टीचर भी, जो उनके कलीग्स हो गए होते हैं, जो उनके मेंटर्स होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वह सारे इसको रेट करेंगे। एक तो हुआ स्टेक होल्डर में विद्यार्थी भी आते हैं, बट अभी स्टेक होल्डर में इतने कोई लेंगे कि पेरेंट्स, उनके प्रिंसिपल, उनके सुपरवाइजर, उनके जो सीनियर्स है, वो उनसे जांच करवाई जाएगी कि ये इनका पढ़ाने का तरीका क्या है, वो इनको रेट करेंगे। दूसरा कौन करेगा, शिक्षक स्वयं, शिक्षक स्वयं, वह खुद सेल्फ असेस करेगा कि क्या हमने पढ़ाया, उसको न्याय दिया, क्या हमने ये चीजें, उसकी पूरा मापनी होगी, पढ़ाने में, लिखाने में, बातचीत करने में, वो सारा एक पूरा रेशियो होगा, उसी पर उसको टिक करना, उसी आधार पर उसका निर्णय बनेगा। और कौन करेगा, कौन, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। ये 3 लोग इसको, इस एक टीचिंग को जज करेंगे। कौन कौन करेगा, तो जहां का जो स्टेक होल्डर्स है, जो स्कूल का प्रशासन है, वो प्रशासन में कौन होगा, तो वहां का प्रिंसिपल, वहां का सुपरवाइजर, वहां के टीचर्स, वो सारे लोग इसको करेंगे। पेरेंट्स होंगे, समाज को होगा, वो जो वहां के अन्य प्रोफेशनल्स है वो होंगे, वह कर सकते हैं। टीचर खुद करेगा अपनी टीचिंग को, और स्टूडेंट करेंगे। इन सारे को 1 महीने के बाद उनका रिपोर्ट सबमिट होगी। उसके बाद ऐसे ही 6 महीने में, ऐसे ही साल में वो रिपोर्ट सबमिट होगी, तो आगे का उनका प्रमोशन निश्चित होगा कि आगे उनको जाना है या नहीं जाना है। तो अगर उनको जाना है तो ये बी और ए को मेंटेन रखना है। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि हमें ई का टैग मिले,
ई का टैग मिले, हम ई कैटेगरी में है या हम डी कैटेगरी में, ऐसा कोई शिक्षक नहीं चाहेगा। अगर ये अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो गया तो हर टीचर अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और यह कोशिश करने के लिए बस मात्र आकर के बोर्ड पढ़ा देना, बस मात्र आकर के ब्ला ब्ला कर देना इतनी सही नहीं है। बच्चों के अंदर में जो 21st सेंचुरी का, जो 21st सेंचुरी के जो 4 C's है, इस 4 C's को मेंटेन करना है। इस शिक्षण में क्या मेंटेन करना है? 4 C's को मेंटेन करना है। जो 4 C's को मेंटेन कर लेगा उसी शिक्षण की गुणवत्ता आगे बढ़ेगी। और 4 C's को मेंटेन करना इतना आसान काम नहीं होगा। बच्चों को क्रिएट करना, बच्चे को कोलैबोरेट करना, बच्चों के साथ में कम्युनिकेट करना, बच्चों के साथ में क्रिटिकल थिंकिंग बनाना, यह 4 C's है। ये 4 C's को लेके जाना इतना आसान काम है। तो ये स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग मैंने बताया, ये सारी बातें जो है हमें पढ़ करके सीखना है, जानना है। इतना आज यहाँ पे जो है आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। आप लोगों ने, मैंने आपको एक बोर्ड में से इतनी सारी बातें बताई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर नोट किया हुआ है, अगर आपको स्नैप लेना है तो ले लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से बढ़ेंगे स्वजांच पे। चलिए, फिर यहाँ से स्वजांच पे आएंगे। ओके, चलिए, हो गया होगा तो आगे चलते हैं। समय ज्यादा नहीं लेते हुए, तो आपके प्रश्न होंगे तो प्लीज हमें प्रश्न भी सुझाइएगा। प्रश्न भी अगर आप हमसे करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए, अब यहां से प्रश्न ले लेते हैं कुछ स्वजांच। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे इतना प्यार से, इतना स्नेह से सुनते हैं और सुबह सुबह अपनी नींद खराब करते हैं, जागते हैं, मुझे पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चलिए, स्वजांच लेते हैं। स्वजांच में पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है, टीचिंग से ही संबंधित प्रश्न है, वो लेते हैं पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न है, हाँ, एक शिक्षक, प्रश्न आपके सामने है। हाँ, मैं जरा चैट बॉक्स खोल लूं। हाँ, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? चौथा चौथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रखना, संतुलन बनाए रखना, समय का सदुपयोग करना, ये सभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर आप लोगों ने जवाब दिया है, एकदम बहुत बढ़िया जवाब दिया है। चलिए, सुपर, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सही है, सभी का प्रश्न सही है, सभी होना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए? तो समय का सदुपयोग सिखाना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है उसको सिखाना चाहिए, और हर एक समय की हर एक परिस्थिति में कैसे संयम रखना है, कैसे धीरज रखना है, कैसे मॉडरेशन को मेंटेन करना है, कैसे इक्वेरियम बना करके रखना है, वो सब जानना है। चलिए, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। आपके विचार में, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिले, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास हो, छात्रों को साक्षर बनाए, या बालकों का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा का मतलब क्या है? जवाब, अरे वाह, क्या बात है, मतलब छा गए आप लोग, कहते ही तुरंत का तुरंत, कहते ही तुरंत का तुरंत जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर जवाब, मस्त। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। जब बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा तब जाकर के टीचिंग बेहतर होगी। सर्वांगीण विकास करना ही, यहाँ पे मैंने कहा ना, सर्वांगीण विकास अगर नहीं हो रहा तो एडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। चलिए, सर्वांगीण विकास करना है जहां पे कि बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, क्रिएटिविटी, कोलाबोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग, सब कुछ, बच्चे का कम्युनिकेशन बिल्ड हो, ये सब कुछ जो है उसको करना है। चलिए, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। एक शिक्षिका को, एक शिक्षिका को उसके विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन करना चाहिए? बच्चा इंटरनल मोटिवेट हो, कोई कहे मोटिवेट हो नहीं, बच्चा इंटरनल मोटिवेट हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उसमें निपुणता पाने में, उन्हें निपुणता पाने में उसे आगे बढ़ाना, मदद करना, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर या ट्रॉफी देकर उनमें चिंता का डर पैदा करके। वाह, बहुत बढ़िया, दो, बहुत बढ़िया। व्यक्तिगत लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, उसमें निपुणता कैसे पानी है, उसके लिए उसे मदद करना, उसे उसे बार बार मेंटोर करना, उसे बार बार गाइड करना, उसे फैसिलिटेट करना कि बेटा तू कैसे कर सकता है, कैसे तू आगे जा सकता है, वह उसको बताना, वह समझाना कि तू कैसे आगे जा सकती है, वह बताना उसको। चलिए, तो इस तरह से क्या होगा, वह एक इंटरनली मोटिवेट होगा, वह खुद से जगेगा। जब तक व्यक्ति खुद से जग करके नहीं पढ़ेगा तब तक पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, यह खाली एक ही जगह नहीं, हर जगह काम है। आगे लेते हैं। एक मूल शिक्षा का एक मूल कार्य क्या है?
शिक्षा का, यहाँ पे एक मूल्य मतलब शिक्षा का एक मूल्य कार्य क्या है? शिक्षा यहाँ पे है, शिक्षा यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या है? छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। क्या होगा? तीन तीन बहुत बढ़िया। अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, यानी एक शिक्षा या एक शिक्षण का मूल कार्य क्या है, उसका बेसिक फंडामेंटल वर्क क्या है? फंडामेंटल वर्क है कि टीचर एक ऐसा वातावरण तैयार करे, एक ऐसा वातावरण तैयार करे कि उस वातावरण में बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो, ना चाह करके भी किताब खोलना पड़े। सारे लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, कोई बैठा नहीं, सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं, अगर किताब खोलेंगे तो ससुरा 10 शब्द नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम 2 शब्द तो पढ़ेंगे, वो तो उसको तो आएगा ही, उतना सीख लेगा। चलिए, तो ये है अनुकूल वातावरण तैयार करना। बहुत बढ़िया। चलिए, पांचवा प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षकों के चयन बोर्ड में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। किस पर प्राथमिकता देनी चाहिए? किस पर? कि वह पिछड़ी जाति के लोगों का हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का हो, सभी वर्गों के लोगों की अभियोग्यता और अभिवृत्ति के आधार पर हो, या महिलाओं की। बहुत बढ़िया, सुपर, सभी लोग सुपर, बहुत बढ़िया, सुपर जवाब। आज 5 के 5 प्रश्नों में आप लोगों ने 100% जवाब दिया है। शिक्षक बनने के लिए तैयार, जाओ जाओ, एकदम बिल्कुल शिक्षक बन गए आप लोग। 5 प्रश्न तो एकदम आप लोगों ने बखूबी जवाब दे दिया है, एकदम सुंदर। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप जो है वो ज्ञान को प्राप्त न कर लें। चलिए, यहां हमने बात करी एक इसी लास्ट प्रश्न पे, जो अभियोगिता और अभिवृत्ति है, इसी पर एक थोड़ा सा सेशन हो जाए, फिर हम आगे का सेशन लेंगे। चलिए, इसी पर जो अभियोगिता और अभिवृत्ति है, इसी पर एक थोड़ा सा जस्टिफिकेशन मैं आपको दे दूं। मतलब जस्टिफिकेशन क्या देना है, एक एक्सप्लेनेशन देना है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझ लीजिए। ये मैं मिटा देता हूं, अब आगे चलता हूं, फिर इसके बाद अगला सेशन लेंगे, अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा मैं खाली एक आपको उत्साह दे दूं, विस्तार में नहीं बताऊंगा। विस्तार में आप जब हमसे कहेंगे कि सर इसको विस्तार में बताइए, तब मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा, क्योंकि वो समझना इतना आसान काम नहीं है। क्या होती है अभिवृत्ति और क्या होती है अभियोग्यता? चलिए समझ लेते हैं उसको। अभियोग्यता और अभिवृत्ति लिखा है, एक शब्द है अभियोग्यता, अभियोग्यता, और दूसरा शब्द है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। और मैं इसी में एक चीज और जोड़ देता हूं, एक है नैतिकता, नैतिकता, एक चीज और जोड़ देता हूं, नैतिकता। इन 3 कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, इन 3 कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। 3 कॉन्सेप्ट क्या है? अब अभियोग्यता मतलब क्या होगा, जरा चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, उसको आप क्या समझते हैं, अभियोग्यता को क्या समझते हैं, उसका अंग्रेजी क्या हो सकता है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि अभियोग्यता क्या हो सकता है। मैं ये बंद कर दूं तब दिखेगा आपको। हाँ, ये नीचे क्यों आ गया? नैतिकता, चलिए, एप्टीट्यूड, गुड गुड। तो अभियोग्यता को कहेंगे, सही बात है सतपाल, इसे कहेंगे एप्टीट्यूड। सतपाल ने सही जवाब दिया है, हाँ सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, इसे कहेंगे एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। तो अभिवृत्ति को क्या कहेंगे? अभिवृत्ति को कहेंगे क्या? एटीट्यूड। नैतिकता को क्या कहेंगे? नैतिकता को क्या कहेंगे? तो नैतिकता को कहेंगे क्या? एथिक्स, एथिक्स। मोरालिटी नहीं कहेंगे इसको, मोरालिटी नहीं कहेंगे, यहां पे हमको एथिक्स जानना है, हमको यहाँ पे एथिक्स को समझना है। तो एक है अभियोगिता, एक है अभिवृत्ति और एक है नैतिकता, इनको समझना है। और यही चीजें जब शिक्षक का चयन होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई चयन हो, शिक्षक का चयन हो, चाहे वो इंजीनियर का चयन हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का, किसी भी समूह की नौकरी का चयन हो, उसमें किसी भी व्यक्ति का चयन उस नौकरी एक पद के लिए जब होता है, उसमें ये 3 चीजें जरूर देखी जाती हैं। यह 3 चीजें क्या होती हैं? एक तो होता है
उसकी अभियोग्यता, उसकी अभिवृत्ति और उसका नैतिकता, ये चीजें जानी जाती हैं। अभियोग्यता जो होती है वो क्या होती है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्या योग्यता। योग्यता मतलब क्या, योग्यता से क्या समझ सकते हैं, योग्यता से समझ सकते हैं कि उसके में एबिलिटी कितनी है। क्या समझ सकते हैं कि उसके अंदर में एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी देखेंगे, उसकी हम एबिलिटी देखेंगे, उसके अंदर में उसकी क्षमता कितना है वो देखेंगे, उसके पास ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, नॉलेज कितना है वो देखेंगे, यानी ज्ञान देखेंगे, उसकी योग्यता देखेंगे, एबिलिटी देखेंगे, और उसके पास वो सारा कौशल कितना है, वो जो हम कहते हैं कैसे, तो कौशल कितना है, स्किल कितनी है, ये सब कुछ देखते हैं उसमें। यानी कंटेंट का नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज, और इसके अंदर में सब्जेक्ट से संबंधित स्किल कितनी है, यह सब समझ में आता है किससे, उसके एप्टीट्यूड से। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे जैसे हम कहते हैं कि ये टेट, टेट क्या है, टेट एक प्रकार का एप्टीट्यूड टेस्ट है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट से आपके ज्ञान की जांच होती है, आपकी एबिलिटी की जांच होती है, आपकी स्किल की जांच होती है कि आप टीचिंग के विषय में कितना जानते हो, शिक्षण से संबंधित कितना जानते हो, साइकोलॉजी से संबंधित आप कितना जानते हो, आप विषय वस्तु से पढ़ाना, आपको विषय वस्तु है तो हिंदी से कितना जानते हो, आप अंग्रेजी से कितना जानते हो, आप सोशल साइंस से कितना जानते हो, आपको जनरल अवेयरनेस कितना है। तो ये जानना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये सारी चीजें चेक करी जाती है, चाहे वो टेट हो, चाहे उसके आगे सुपर टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर आगे के अन्य कोई सी टेट हो। इन सारों में क्या चेक किया जाता है, एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्या, एप्टीट्यूड मतलब होता है कि उसका ज्ञान, उसका अभिव्यक्ति, उसका स्किल, ये सब चेक करना। चलिए, अब एटीट्यूड का मतलब होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। इसका मतलब क्या होता है, रुझान, कि आपको उसके प्रति रुझान कितना है। इसको इसका सबसे अगर सटीक रूप में लेंगे हिंदी में, इसे कह सकते हैं रुझान। रुझान मतलब उस तरह से दृष्टिकोण, उस तरह का जो है आपका उस तरफ जाने का तरीका, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका स्टेग्नेशन उधर कितना है। तो ये सब आता है रुझान में। यानी आप क्या टीचिंग में आते हैं, आपके 4 भाई बहन है या 5 भाई बहन है, मान लो कि आपके पास आपके घर में 4 भाई बहन है, आप लोग 4 भाई बहनों में एक तो जो है वो डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए, और एक जो है वो किसानी करते हैं, वो फार्मर है, बट आप टीचर बनना चाहते हो। आप टीचर बनना चाहते हो, क्यों, क्योंकि टीचर बनने के प्रति आपका रुझान है, आपका एटीट्यूड वैसा है, आपने शुरू शुरू से ही आपने पढ़ाया, आपने किसी टीचर से आप इन्फ्लुएंस हुए या प्रभावित हुए, मोटिवेट हुए, तो आपको टीचिंग का एक जज्बा, एक जुनून जागृत हो गया, आपका पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, आप उसी लय में बढ़ गए। तो क्या हुआ, आप टीचिंग के प्रति आए, टीचिंग के प्रति आए तो आपकी वृत्ति कैसी है, वृत्ति यानी रुझान, रुझान कैसा है, टीचिंग का है। तो एक चीज ये भी देखी जाती है कि क्या आप पढ़ा सकते हो या खाली ऐसे ही आए हो। लोग पूछते हैं कि सर क्या पढ़ने आए हो, क्या पढ़ा सकते हो, टीचिंग में कुछ है, रुझान है, कर सकते हो, तो कहते हो हाँ हमको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है तो अच्छा कैसे लगेगा, जब आप पढ़ाओगे, यही इसी में इंटरव्यू होता है, इसी में क्या होता है, इंटरव्यू देखा जाता है, इंटरव्यू डेमो, इंटरव्यू डेमो इस तरह से लिया जाता है कि आपका रुझान पता चल जाए, आपका रुझान पता चल जाए कि आप पढ़ाने के लिए तैयार हो या पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये सब सारी बातें जब उसी लय में आती हैं तो आप बताते हो, जैसे आज 5 प्रश्न मैंने पूछे आपसे, ये सब सारे रुझान आपके बता रहे थे कि आप रुझान आप जानते हो, रुझान आपका है। चलिए आगे बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स क्या है, एथिक्स मतलब होता है, एथिक्स मतलब होता है कि उस जॉब के प्रति, जॉब की जो मर्यादाएं हैं, जॉब के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, या जॉब की जो बैरियर्स हैं, या जॉब की जो लिमिटेशंस है, वह लिमिटेशंस, वो सर्कल आप जानते हो कि हमें कौन से सर्कल में रहना है, हमारा सर्कल क्या है, हमें यही सर्कल रहना, हम इस सर्कल के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें इसके कुछ मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, इन मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। मतलब टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है, इसे कहते हैं नोबल प्रोफेशन। नोबल प्रोफेशन ऐसा होता है जो कि बहुत बड़े उच्च लोगों को मिलता है, इसको कहते हैं प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित व्यवसाय होता है, जिसमें लोग उसकी पूजा करते हैं। कहा गया है, बहुत बड़े समाज में कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान से भी बड़ा, गोविंद ने कहा कि हमसे भी बड़ा आपके गुरु हैं, गुरु के पहले चरण छुओ, वही हमको रास्ता, आपको रास्ता बताएंगे, जाना है। यानी वो कैसा है, वो एक नोबल प्रोफेशन है, तो उसके कुछ एथिक्स होते हैं कि बच्चों से और स्टूडेंट से कितना रिलेशन हो, चाहे कितना आपको मेंटेन रखना है वो। फिर दूसरा कि आप, आपके पढ़ाने का जो तरीका है वह कैसा हो, आप अपने समाज को क्या देना चाहते हो, आपके बच्चों में आप क्या भर रहे हो, क्या सिखा रहे हो, वह सब कुछ एक प्रतिष्ठा के तहत आता है, एक एथिक्स के तहत आता है। आप टीचर का मतलब ये नहीं कि वो जाकर कहीं दिन भर तो यहाँ पढ़ा रहा है, फिर रात को जो बैंक की रॉबरी कर रहा है,
या टीचर के एथिक्स नहीं होते हैं। दिन भर तो यहाँ पढ़ रहा है, शाम को जाकर के बाद आओ दम मारो दम, ये दम मारो दम कर रहा है, या फिर वह पढ़ाने के बाद फिर शाम को कहीं और जाकर के कुछ और व्यवसाय कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। शिक्षक के कुछ एथिक्स होते हैं, वो एथिक्स को मेंटेन करना। तो ये 3 चीजें खास, जब नौकरी जब चेक दी जाती है, नौकरी का जब इंटरव्यू होता है, उसमें ये 3 बातें देखी जाती हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एथिक्स, इन तीनों के बारे में समझ आया होगा। इसका विस्तार में चर्चा जो कभी हम करेंगे, उसका पूरा एक लेसन लेंगे, पूरा एक लेक्चर लेंगे कि होता क्या है। चलिए समझ में आया? अगर इस पर किसी का प्रश्न होगा तो हमसे पूछेगा, अदरवाइज हमारा जो अगला सेशन है उस पर चलिए। हाँ, तो हम समझेंगे किसको? जेरोमी ब्रूनर के बारे में। जेरोमी ब्रूनर कौन है और उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, उसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं जेरोमी ब्रूनर के बारे में। बोर्ड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। सर बीएड क्लास में पढ़ा है। हाँ, बीएड में पढ़ाया गया है और डीएड में पढ़ाया गया है। ये चीज बीएड में पढ़ाई गई है और डीएड में पढ़ाई गई है। डीएड में कहाँ पढ़ाया गया, मैं उसको भी आपको बताता हूँ कि कहाँ आपको पढ़ाया गया है। अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको आएगा, समझ में आएगा कहाँ पढ़ाया गया। डिप्लोमा और बीएड में दोनों में पढ़ाया गया है। चलिए हमको पढ़ना है जेरोमी ब्रूनर के बारे में। किसको पढ़ना है? तो जेरोमी ब्रूनर। जेरोमी ब्रूनर, जेरोमी ब्रूनर, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ये कौन है और इनका सिद्धांत क्या है? जेरोमी ब्रूनर का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इनका सिद्धांत जो है वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये इनका सिद्धांत है। इनको हमको समझना है। चलिए, तो हमको इनको समझना है और इनको समझने के लिए बेहतर तरीके से समझेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसी लाइन में समझेंगे। चलिए, और सब कुछ बोर्ड पे हो ऐसा समझेंगे। तो हमने कहां पढ़ा हुआ था पहले, उसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूं कि हमने इनको पढ़ा कहां था। पहले कहां पढ़ा था? डिप्लोमा की क्लास में और बीएड की क्लास में। जो सेकेंड ईयर में है उनको आएगा, जो भी सेकेंड सेमेस्टर में है बीएड में, और जो फोर्थ सेमेस्टर में है उन लोगों ने पढ़ा होगा। करिकुलम का एक पार्ट आता है, करिकुलम। करिकुलम में आता है, करिकुलम डेवलपमेंट प्लानिंग। ये आता है, इसे कहेंगे करिकुलम डेवलपमेंट प्लानिंग। ये आता है, डिप्लोमा में भी आता है और बीएड में भी आता है। उसमें आता है, कहा जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करेंगे। किसी पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे करेंगे, तो पाठ्यक्रम के निर्माण में उसके कुछ 6 चरण बताए गए, 6 स्टेजेस बताए गए हैं। उस 6 स्टेजेस में एक पार्ट आता है कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मटेरियल। तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मटेरियल, ये कैसे हम लेंगे, इसका सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसी में ब्रूनर का एक नाम आता है, जेरेमी ब्रूनर का सिद्धांत इसमें समझाया जाता है कि इनके सिद्धांत के आधार पे ही हम लर्निंग एक्सपीरियंस को और लर्निंग मटेरियल को चयन करें। हाँ, बहुत बढ़िया सुनो, एकदम सही जवाब दिया है। सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनएक्टिव, ये 3 मोड है। इन तीनों मोडों को जानना है। ये 3 मोड इसमें बताए जाते हैं कि सिंबॉलिक मोड क्या होता है, आइकॉनिक मोड क्या होता है और इनएक्टिव मोड क्या होता है, ये होते हैं। तो ये हमने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा रिकॉल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है। हम है ना, हम हैं तो कोई चिंता नहीं है, आपको बताते हैं। इसीलिए तो मैंने इसको लिया है कि आपको कोई भी चीज ऐसी ना रहे। सीटेट में ये है, नीट में भी है, सुपर टेट में भी है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि आपसे कोई ज्ञान छूटा ना रहे, आप उन सारे ज्ञानों को समझते रहें। और ये सब बाद में ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, वहां से भी आपको ये सब मिलता रहेगा। चलिए, तो बात करते हैं क्या है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत
में हमने जाना हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पढ़ेंगे तो सबसे पहला नाम आता है जीन पियाजे का, उसके बाद आता है लेव वाइगोस्की का, उसके बाद सामाजिक के रूप में आता है नाम बंडूरा का, और वैसे ही एक आते हैं फिर लर्निंग के सिद्धांत बहुत सारे लोग दिए हुए हैं, उसी में एक नाम है किनका, उसी में एक नाम है ब्रूनर का। ब्रूनर जी भी बताते हैं कि कैसे किस स्टेज में कौन सी लर्निंग होती है, उसमें क्या करना चाहिए, इस पर उन्होंने स्टडी करी हुई थी, स्टडी करके उन्होंने प्रमाण दिया। तो सबसे पहले तो जानते हैं इनका परिचय क्या है, किसका परिचय, तो परिचय समझेंगे हम ब्रूनर जी का। ब्रूनर जी का परिचय क्या है, उस परिचय को समझ लेते हैं। पहले इनका परिचय क्या है, किसका परिचय, तो परिचय समझेंगे ब्रूनर जी का। ब्रूनर जी थे कौन, उनको समझेंगे। तो ब्रूनर जी जो है वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। कौन, कहां के हैं, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। ब्रूनर जी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ब्लू पेन नहीं चल रही, ओके कोई बात नहीं, हाँ ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। तो कौन, ब्रूनर। ब्रूनर जी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, एक तो हमने ये समझ लिया पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या, कि इनका जो जन्म है, जन्म जो हुआ है अमेरिका में हुआ है, तो जन्म इनका हुआ है 1 अक्टूबर 1915 को, 1 अक्टूबर 1915 को, यानी ये 20वीं सदी के, या 20वीं सदी के व्यक्ति हैं, ये 20वीं सदी के व्यक्ति हैं। 1915 में इनका जन्म हुआ था, और ये मरे कब, तो 21वीं सदी में मरे। इनकी मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु हुई 21वीं सदी में हुई 5 जून 2016 को, 5 जून 2016 को इनकी मृत्यु हुई थी। इतना तो हमने जान लिया कि ये कौन है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, और ये 19वीं सदी में पैदा हुए, और 20वीं सदी में पैदा हुए, और 21वीं सदी में स्वर्गवासी हो गए। अब इनका कंट्रीब्यूशन कहां कहां पे है, इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या क्या किया है, तो ये इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में समझ लेते हैं। इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर कंट्रीब्यूट किया हुआ है। किस पर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर कंट्रीब्यूट किया है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंट्रीब्यूशन है, और किस पर है, ये साइकोलॉजी के विद्यार्थी थे, इसलिए इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर इन्होंने बात करी हुई है। इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर भी बात करी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें सीडीपी आता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर इन्होंने काम किया हुआ है। और इन्होंने किस पर काम किया हुआ है, ये इनको आप लोग आगे जाएंगे ना, आगे आपको पता चलेगा, कभी एक प्रश्न आता है, वन लाइनर में प्रश्न आता है, आज कभी पूछ देगा। और हमने लेव वाइगोस्की को पढ़ा हुआ, तो लेव वाइगोस्की में एक टर्म आता है, एक तो टर्म है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, एक तो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, दूसरा टर्म है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक है जेडपीडी, और एक तीसरा जो टर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, वो टर्म है क्या, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, यह स्कैफोल्डिंग टर्म दिया किसने, स्कैफोल्डिंग टर्म जो है ये इन्होंने दिया, इसको कॉइन करने वाले, इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता जेरेमी ब्रूनर जी है। स्कैफोल्डिंग जिसमें मंच दिया जाता है बच्चे को, ये सब ये वाइगोस्की जी ने दिया हुआ, और वाइगोस्की जी ने जो टर्म दिया है बताया कि ये कर सकते इस तरह से, वो टर्म किसने दिया हुआ था, स्कैफोल्डिंग को, वो दिया हुआ है किसने, ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जेरेमी ब्रूनर। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग के कॉइन, वो कॉइन करने वाले कौन है, तो कॉइन करने वाले ये है, ये देने वाले, यानी इसके जनक, स्कैफोल्डिंग के जनक, स्कैफोल्डिंग के जनक कहे जाते हैं कौन, जेरेमी ब्रूनर। तो जेरेमी ब्रूनर ने ये दिया, और इन्होंने इनकी एक बहुत बढ़िया पुस्तक जिसे ये फेमस हुए थे, वो पुस्तक का नाम था, उस पुस्तक का नाम था क्या, उस पुस्तक का नाम था कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इस कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के रूप में ये फेमस हुए थे, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के रूप में ये फेमस हुए थे। तो ये इसमें हम जानते हैं, इसमें ये फेमस, इनकी क्या हुई थी, ये फेमस हुए थे, इसको ये समझ लीजिएगा, इसी के आधार पे फेमस हुए थे। ये इतना, फिर इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई, इन्होंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई करी थी, ये पढ़ाई लिखाई इन्होंने कहां से करी थी, तो अमेरिका में ही करी थी। इन्होंने बीए किया, फिर बाद में इन्होंने एमए किया, फिर बाद में इन्होंने पीएचडी करी, पीएचडी भी एक रेपुटेड संस्थान जिसको कहते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, उस दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी करी इन्होंने साइकोलॉजी में, पीएचडी करी साइकोलॉजी में, वहीं से उन्होंने किया। और वहीं से इन्होंने क्या किया, ये पीएचडी के बाद इन्होंने जेआरएफ और एसआरएफ भी लिया। ये वहां पे एसआरएफ थे, एसआरएफ मतलब क्या, सीनियर रिसर्च फेलोशिप,
सीनियर रिसर्च फेलोशिप थे, यानी यह वरिष्ठ अनुसंधान जो है ये फेलो थे, यानी वरिष्ठ अनुसंधान करने वाले थे, इसलिए इनको कहा गया कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वरिष्ठ अनुसंधान फेलो मतलब प्राप्त करने वाले, ये प्राप्त करने वाले थे, ये थे। और ये इनकी कुछ कृतियां थी, कुछ कृतियां भी आज समझ लीजिए कि इनकी कुछ कृतियां हैं। वह कृतियां कौन कौन सी हैं? कुछ फेमस कृतियां जो है हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। उन्होंने की स्टडी ऑफ थिंकिंग, इनके बुक्स में क्या है? तो बुक्स में इनकी बुक्स है, पहली बुक है जिसका नाम है क्या? स्टडी ऑफ थिंकिंग। स्टडी ऑफ थिंकिंग, ये सब प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। स्टडी ऑफ थिंकिंग जो 1956 में आई। फिर दूसरी पुस्तक थी जिसे कहा गया द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यह भी इनकी पुस्तक थी। यह पुस्तक कब आई? यह पुस्तक आई थी 1960 में, 1960 में आई थी। इनकी तीसरी पुस्तक जो थी वो तीसरी पुस्तक, हालांकि इन्होंने बहुत सारी पुस्तक ली, मैंने मेन पुस्तक यहाँ पे लिया हुआ है। तीसरी पुस्तक का नाम था क्या? प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ। यह पुस्तक कब आई थी? 1968 में आई थी, 1968 में आई थी। और एक पुस्तक इनकी थी, इस पुस्तक का नाम था चाइल्ड टॉक लर्निंग टू यूज लैंग्वेज, चाइल्ड टॉक लर्निंग टू यूज लैंग्वेज, ये इनकी पुस्तक थी। यह पुस्तक आई थी कब? तो 1983 में, 1983 में। फिर उसके बाद हाँ यहां तक हो गया, ये इतनी सारी इनकी पुस्तकें थी। और सबसे लास्ट इनकी जो पुस्तक थी, जो वो पुस्तक थी मेकिंग स्टोरी लॉ। इनकी जो सबसे लास्ट की पुस्तक थी, वो लास्ट की पुस्तक थी मेकिंग स्टोरी लॉ। मैं यही लिख देता हूं, सबसे अंतिम पुस्तक थी इनकी, 2001 में आई थी, 2001 में आई थी मेकिंग स्टोरी लॉ, मेकिंग स्टोरी लॉ। तो ये थी इनके थे ये क्या? कंट्रीब्यूशन। चलिए हमने इतना समझ लिया, इनके कंट्रीब्यूशन को समझ लिया। ये तो थे इनके व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन। चलिए ये कौन थे? तो अमेरिकन मनोविज्ञानी थे। इनका जो मुख्य योगदान था, वो मुख्य योगदान क्या था? तो इसके फोल्डिंग के जनक थे, और उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर इन्होंने काम किया था, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी हुई थी, इसलिए फेमस हुए थे। इन्होंने जो और आगे का काम किया, इन्होंने 3 मुख्य बिंदु दिए हुए थे, उन 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, वो बात करेंगे। उससे पहले हम और समझ लेते हैं इन्होंने और क्या काम किया था, इनके और क्या काम थे उस पर चर्चा कर लेते हैं, इनके और कामों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इन्होंने जो अपना ये पुस्तक दी थी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जो इसको कॉग्निटिव लर्निंग दी थी, संज्ञानात्मक अधिगम थ्योरी सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत या संज्ञानात्मक मॉडल, इन्होंने जो संज्ञानात्मक मॉडल दिया था, संज्ञानात्मक अधिगम मॉडल, संज्ञानात्मक अधिगम मॉडल जो दिया था, इस मॉडल में इन्होंने क्या चर्चा करी हुई थी? इन्होंने कहा कि व्यक्ति कैसे सीखता है। यहाँ पे मैं इधर कर देता हूं, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। व्यक्ति कैसे सीखता है, व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है? तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य स्थापित करके सीखता है, व्यक्ति अपने खुद से और वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। इन्होंने कहा व्यक्ति अपना खुद यानी वह स्वयं और क्या? वातावरण मतलब क्या? दुनिया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करता है। तो इंटरेक्शन करके सीखता है, इंटरेक्शन करके सीखता है, यानी जितना इंटरेक्शन करेगा उतना इसका संज्ञान का विकास होगा, उतना इसका संज्ञान का विकास होगा। ये इन्होंने समझाया था। इसके लिए उन्होंने कई सारे चरण दिए, और उस पर उन्होंने कई सारी स्टडी किया, अध्ययन किया। इसी अध्ययन के आधार पर उन्होंने आगे चर्चा की। चलिए हम यहाँ पे इनके अध्ययन की चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने अध्ययन किस पर किया था उस पर बात करते हैं। इन्होंने कुछ अध्ययन किए, अध्ययन क्या थे उसको देख लेते हैं। इन्होंने अध्ययन किया सबसे पहले प्रौढ़ों पर, जो बुजुर्ग थे, जो बड़े लोग थे, उन प्रौढ़ों पर अध्ययन किया। इनके कुछ अध्ययन थे, इनके कुछ अध्ययन, वो अध्ययन कौन थे? तो पहला अध्ययन था, पहला वाला अध्ययन, इस पहले वाले अध्ययन को कहा गया कि उन्होंने प्रौढ़ों पर अध्ययन किया। सर्वप्रथम सबसे पहले प्रौढ़ों पर अध्ययन किया। फिर
उसके बाद दूसरी बात, प्रौढ़ों का अध्ययन करने के बाद फिर वो आए विद्यालय जाने वाले बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया। विद्यालय जाने वाले बच्चों पर अध्ययन किया, यानी उनका संज्ञान कैसा होता है, वह वातावरण से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, वातावरण से इंटरैक्ट करके अपना संज्ञान का विकास कैसे करते हैं। तीसरा जो उन्होंने अध्ययन किया, ये भी ऊपर है, यह ऊपर से नीचे आ रहा है, यह ऊपर है फिर उससे नीचे फिर अभी उससे नीचे आ रहा है। उन्होंने 3 साल के बच्चों पर अध्ययन किया, 3 वर्ष के बच्चों पर अध्ययन किया। फिर वो जो चौथा अध्ययन उन्होंने किया, बिल्कुल छोटे बच्चों पर अध्ययन किया। बिल्कुल छोटे बच्चे मतलब नवजात शिशु पर अध्ययन किया कि नवजात शिशु कैसे सीखता है, नवजात शिशु पर भी अध्ययन किया। यानी ये जो 4 अध्ययन है, इन 4 अध्ययन के आधार पे, इन चारों अध्ययन के आधार पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। पहले तो उन्होंने देखा प्रौढ़ लोग कैसे सीखते हैं, उनका सीखने का तरीका कैसा होता है, वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनका संज्ञान का विकास कैसे होता है, ये वो जाना। फिर विद्यालय जाने वाले बच्चे जो एक फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, वो विद्यालय जाने वाले बच्चे कैसे सीखते हैं, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। फिर उसके बाद उन्होंने अध्ययन किया कि जो 3 साल के बच्चे जो अर्ली एज में होते हैं, जो अर्ली एज में होते हैं, उस अर्ली एज वाले बच्चों का कैसा स्टडी होती है, उनका दिमाग कैसे खुलता है, वो कैसे सोचते हैं, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। फिर जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, जो 0 से लेकर के 10 महीने तक 12 महीने तक के बच्चे हैं, उन पर उन्होंने अध्ययन किया कि उन बच्चों का विकास कैसे होता है, वह किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से करते हैं। इन्हीं सोच के आधार पे यह जो इन्होंने स्टडी करी 4 रूपों में, इन्हीं चारों सोच के आधार पे उन्होंने अपना कुछ मॉडल प्रस्तुत किया। कुछ मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल को प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने इन अध्ययन में कुछ चीजें ध्यान रखी। उन्होंने इस अध्ययन में कुछ चीजें ध्यान रखी। उस अध्ययन में चीजें कौन सी ध्यान रखी, यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इनका जो अध्ययन करने का जो तरीका था, वो बेस क्या था, वो बेस था अध्ययन करने का जो बेस था, यानी कौन सी बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। बेस ऑफ स्टडी, बेसिस ऑफ स्टडी, यानी उसमें उन्होंने ध्यान किस पर किया, तो ध्यान उन्होंने 2 बातों पर किया। ध्यान करिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूं बिल्कुल आपको अच्छी तरह से, ताकि आप समझ जाओ और आपके दिमाग से कभी निकले नहीं। इन्होंने 2 बातों पर ध्यान किया। ये जो स्टडी करी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे प्रौढ़ों वालों को, विद्यालय जाने वाले बच्चों को, 3 वर्ष वाले बच्चों को, नवजात बच्चों को जो स्टडी करी, उसका बेस क्या था। उसका बेस था कि बच्चे अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं। उन्होंने, उनका जो बेस था, पहला बेस था कि जो बच्चे हैं, बच्चे अपनी अनुभूतियों को, यानी उनकी जो अफेक्शन है, अनुभूतियों को मानसिक रूप से कैसे व्यक्त करते हैं। ये था पहला, कैसे व्यक्त करते हैं, ये पहला था। इस पहले पॉइंट को ध्यान किया। यानी इनका जो बेस था, एक बेस था कि उनका बच्चों के अंदर में अगर कोई अफेक्शन है, कोई उनके अंदर में इच्छा है, कोई भाव है, उस भाव को मानसिक रूप से कैसे प्रकट करते हैं। जैसे अगर हमको प्यास लगी, हमारे अंदर अनुभूति है, प्यास लगी, तो हम पानी कैसे मांगेंगे, क्या बोलेंगे, हमारा शब्द और हमारा विचार और हमारा संज्ञान कैसे प्रस्तुत होगा, उस पर उन्होंने अध्ययन किया। वो क्या बताएंगे, तो बताने के लिए इस पर उन्होंने एक्शन किया। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको कैसे। फिर उन्होंने कहा कि बालक चिंतन कैसे करता है, बालक इसी आधार पर फिर चिंतन कैसे करता है, चिंतन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे अनुभूतियों को व्यक्त करता है और चिंतन कैसे करता है। चिंतन कैसे करता है, चिंतन कैसे करता है, कहां पे, इन जगहों पे, प्रौढ़ अवस्था में, विद्यालय में जाता है तब, 3 वर्ष का होता है तब, और नवजात होता है तब, कैसे वह चिंतन करता है। इन्हीं चिंतन के आधार पे उन्होंने, यह जो 2 बेस थे, ये स्टडी के बेस के आधार पे उन्होंने कुछ चीजें निष्कर्ष निकाला। वह निष्कर्ष उनकी स्टडी में दिखता है। वह निष्कर्ष क्या निकाला, उन्होंने एक मॉडल बनाया। जो मॉडल है ना, यहाँ पे मैंने बताया अधिगम का मॉडल, वह मॉडल क्या था। अभी तो खाली ये बात हुई है, ये अधिगम का मॉडल तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बेस था, अध्ययन का मॉडल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि वो अध्ययन का मॉडल क्या था। ध्यान करिएगा सभी लोग, ध्यान करिएगा, मॉडल क्या था। तो मॉडल उन्होंने, जैसा कि सोनू ने बताया कि मॉडल थे 3 मॉडल थे। 3 मॉडल को, एक को कहा गया इनेक्टिव मॉडल, दूसरे को कहा गया आइकॉनिक मॉडल, और तीसरे को कहा गया सिंबॉलिक मॉडल। 3 मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किए। तीनों मॉडल को मैं खाली एक संक्षेप में मैं बता रहा हूँ। 3 मॉडल जो उन्होंने ये मॉडल दिए, उस मॉडल के 3 प्रकार बताए थे। यानी जो कॉग्निशन के मॉडल है, कॉग्निटिव लर्निंग,
कॉग्निटिव लर्निंग के ब्रूनर ने 3 मॉडल बताए। 3 मॉडल बताए। वो 3 मॉडल कौन कौन थे? तो पहले को कहा गया इनएक्टिव मोड। ये इसमें लर्निंग को कैसे होती है, उस लर्निंग में बच्चे अपनी अनुभूति को कैसे व्यक्त करते हैं और चिंतन कैसे करते हैं, वो तीन रूप बताए इसके आधार पे। पहला उन्होंने कहा कि एक होता है इनएक्टिव मोड, एक को उन्होंने कहा इनएक्टिव मोड। इनएक्टिव को समझाता हूं मैं। इनएक्टिव मोड, इसको कहा गया क्या? इसको कहा गया एक्टिविटी बेस्ड। इसे कहा गया क्या? या एक्टिविटी या एक्शन बेस्ड। इसे उन्होंने कहा एक्शन बेस्ड। एक्शन बेस्ड यानी यहां पे ये जो इसकी उम्र बताई, इसकी उम्र उन्होंने बताई 18 माह तक, जन्म से लेकर के 18 माह तक। इनकी जो उन्होंने उम्र बताया इसमें उम्र कौन सी होगी? तो एज क्या थी? तो यहां पे बर्थ टू 18 मंथ, ये उन्होंने बताया कि अब इस इनएक्टिव मोड को उन्होंने कहा कि इसमें बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म से लेकर के 18 महीने तक होता है, तो वह कैसे अपनी अनुभूतियों को और अपनी मानसिक क्रियाओं को करता है और चिंतन कैसे करता है। तो चिंतन करने का तरीका उन्होंने क्या बताया? कहा कि बच्चे एक्शन करके बताते हैं। वह एक्शन क्या? मतलब एक तो प्यास लगी है तो वो अपनी उसको चप चप करेगा, फिर या हाथ पैर मारेगा, अगर उसका बिस्तर गीला हो गया तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, पेट में दुखेगा तो वह रोएगा, तो रो करके, सकिंग करके और आंखों को ब्लिंक करके, स्माइल करके, या फिर वो दुखी होकर के, किस तरह से वो एक्शन करके बच्चा कैसे इस छोटी अवस्था में, नवजात शिशु में बच्चा कैसे अपनी अनुभूतियों को बताता है। तो इन अनुभूतियों को बच्चा हाथ पैर को मार करके, रो करके, अपना जो है वो भूख लगने पर वह अपने आप को रो करके बताता है, या मम्मी की तरफ आकर्षित होकर के, या गिर करके, या टेढ़ा होकर के, या आंखों को ब्लिंक करके, या चप चप करके, इस तरह से सकिंग करके वो अपनी भावों को, अपनी अभिव्यक्तियों को, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे करना, करके 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 है, तो करके है, तो इसलिए कहा गया क्या? ये एक्शन बेस्ड। तो इस इनएक्टिव मोड में बच्चा कैसे सीखता है? अगर बच्चे को यहाँ पे सिखाना है तो इन्होंने मॉडल बताया कि बच्चे को आपको सारी बातें एक्शन में सिखानी है। वहां पे आप बता दोगे बॉटल चाहिए, बॉटल, तो बॉटल दे करके उसे नहीं, उसको तो क्रिया करके बताओ, उसको पिला करके बताओ, उसको दो, वो भोजन दो, जो चाहिए उसको दो। तो बच्चा अपनी भावों को अभिव्यक्त करते कैसे करता है, उसका बुद्धि का विकास कैसे होता है, बुद्धि को एक्सप्रेस कैसे करता है, तो करके करता है। चलिए दूसरी बात समझते हैं। दूसरा बात क्या है? तो दूसरे को कहा आइकॉनिक मोड। दूसरे को उन्होंने कहा आइकॉनिक मोड। चलिए समझ लेते हैं यहां पे आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड मतलब इस आइकॉनिक के माध्यम से, आइकॉन मतलब क्या? आइकॉन जैसे हमने कहा कि ये हमारा आइकॉन है, हमने ऐसा कुछ बना दिया और ऐसा बना करके बता दिया हमारा आइकॉन है दिशा। दिशा आइकॉन है, और आप देखते भी हमारे इसमें हमने हमारा सिंबल है, तो दिशा हमारा आइकॉन है। ये आइकॉन क्या मतलब? एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब एक चित्र। आइकॉन मतलब चित्र। इस चित्र को देख करके हम समझ लेते हैं। अब हमारे मन में ये सभी, ये क्या है? ये पेन है, तो पेन का एक आइकॉन बन गया है, ये पेन। मैं हूं तो मैं एक इंसान हूं, मैं इंसान हूं तो मैं क्या हूं? एक आइकॉन हूं। इस आइकॉन के आधार पे आप समझ पा रहे हैं, कोई एक चित्र दिखा दे रहे हैं, तो चित्र, जैसे मैं कहूं कि ये क्या है, मैं कहूं कि ये क्या है, ये क्या है, मान लो मैंने ऐसा चित्र बना दिया, ये क्या कह रहा है? स्माइल। ये क्या कह रहा है? ये स्माइल कह रहा है, तो स्माइल का आइकॉन है। अब इसी में अगर ये कर दो, अगर ये कर दो तो क्या है? रो रहा है। ये कर दो, अब इसी में थोड़ी सी भौहें इधर से निकाल दो, इसका मतलब क्या? ये गुस्सा है, रो भी रहा है और गुस्सा भी है, दोनों। ये क्या है? ये आइकॉन है, ये एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। तो एक्सप्रेशंस कैसे बता रहे हैं? प्रतिबिंब के आधार पे। तो अब यहाँ पे आगे जाकर, इसमें जाकर के बच्चा कैसे करता है? सारी बातों को चित्र के माध्यम से सीखता है, इमेज के माध्यम से सीखता है। ये क्या है? ये इमेज है। इमेज, इस इमेज के आधार पर, ये डस्टर क्या है? ये इमेज है। तो इमेज के आधार पे बच्चा सीखता है। आइकॉन को कहते हैं क्या? इमेज। यानी यहां पे जो कुछ भी सीखता है इमेज बेस्ड, इमेज बेस्ड यानी सब चित्रों के माध्यम से, सब कुछ चित्रों के माध्यम से। अब यहाँ पे बच्चे की जो उम्र होती है वह कैसी होती है? 18 से लेकर के
18 माह से लेकर के 18 माह से लेकर के आगे, यहाँ 24 माह बताया है, बट यहाँ पे आगे भी है इसका 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, उसके आगे ये 3 वर्ष भी है, 3 वर्ष, 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक ये क्या करता है, ये इमेज को इमेज बेस्ड जो है वह करता है, सीखता है, यानी जो कुछ भी सीखेगा वह वस्तुओं को चित्रों के माध्यम से सीखेगा, चित्र दिखाओगे वो सीखेगा, बॉटल दिखाओगे सीखेगा, ग्लास दिखाओगे वो सीखेगा, सारी बातों को उसी हिसाब से वो अपने बातों को प्रत्यक्ष करता है, वो बताता है। फिर अगला आता है, जो अगला वाला चरण है, उस अगले वाले चरण को कहा गया, दिख रहा है ना, चलिए थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया, इमेज बेस्ड है। जो तीसरा वाला है, उस तीसरे वाले को कहा गया है सिंबॉलिक मोड, तीसरों को कहा गया सिंबॉलिक मोड, सिंबॉलिक मोड। बच्चा जब आगे बढ़ता है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो सिंबल को समझने लगता है, सिंबल को समझने लगता है। अब यह 3 वर्ष से ऊपर, 3 वर्ष से ऊपर, 3 वर्ष से ऊपर जितनी भी होती हैं वो सारे जो है वहां पे सिंबल से सिखाया जाने लगता है, सिखाया जाने लगता है। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है, सिंबल, जितने भी सिंबल है, ए बी सी डी 1 2 3 4, अब यहाँ सिंबल को समझने में वो तैयार हो जाता है, सिंबल को समझने में कि यह क्या है, गोला, यह क्या है, ऐसा। तो धीरे धीरे उसके अंदर में सिंबल की प्रतिबिंब जो है वो बनने लगता है, वो अनुभूतियों को ध्वनियों के माध्यम से, जो अनुभूतियां हैं उनको ध्वनियों में, काका काका, तो काका, मम्मी, तो यह मम्मी क्या है, यह क्या है, यह ध्वनि है, यह संकेत है, ध्वनि के संकेत है। उन ध्वनि के संकेतों को और उन सिंबल को, उन विचारों को अपने इस रूप में क्या करता है, बताने लगता है। इसी चीज को उन्होंने बताया इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। और इसी आधार पे जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं, जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हैं। जब पाठ्यक्रम का बनाते हैं तो पाठ्यक्रम में बनाते हैं कि किस बच्चे के लिए है। अगर वो अर्ली चाइल्डहुड के लिए बच्चे के लिए है तो उस बच्चे के लिए जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, अगर मान लीजिए बिल्कुल बेस बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, तो प्री प्राइमरी में सिंबल बहुत ही कम रखते हैं, सारी बातें चित्र रखते हैं। चित्र रखते हैं किसके आधार पे, ब्रूनर ने कहा हुआ है कि इस अवस्था में बच्चे मात्र चित्रों के माध्यम से ही सीखते हैं, चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को आगे आपको सिखाना है, उसका संज्ञान बढ़ाना है, तो बच्चे को करके देने दो, बच्चा जो भी उसको खेल दो, उसको छोड़ दो, वस्तु दे दो और वस्तु बच्चा खेलेगा करेगा। और इस अवस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक भी होता है, इस वाली अवस्था में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है और जो कुछ भी होता है उसकी अपनी होती है, वह देना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे वो बच्चा आत्म केंद्र भी इसके अंदर में दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ईगोसेंट्रिक की बात किसने करी हुई थी, पियाजे ने करी हुई थी। और इसको उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज बताया हुआ था, इसको उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया हुआ था, इसको जो है वह कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के इसके बाद बताया हुआ था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि अगर बच्चा तर्क करना सीख जाए, बच्चा अगर तर्क करना सीख जाए, संकेतों के माध्यम से तर्क करना सीख जाए, तो ब्रूनर के कौन से अवस्था में आएगा, ब्रूनर के कौन सी अवस्था में आएगा, तो तीसरी अवस्था में आएगा। उन्होंने कहा कि संकेत के ऊपर जितनी बातें हैं सब उसमें जाती हैं, सब जाती हैं, वो सब संकेत में आती हैं, सिंबॉलिक मोड में आती है। तो ऐसे ही इनेक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया। चलिए अब यहां तक आपने समझ लिया। अब ब्रूनर के अध्ययन का निष्कर्ष क्या है, जो इन्होंने अध्ययन किया, इनके अध्ययन का निष्कर्ष क्या है उसको समझ लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं, कल के लिए बना ना रहे। ब्रूनर के अध्ययन का निष्कर्ष क्या है, इनके अध्ययन का निष्कर्ष क्या है उसको समझ लेते हैं। तो इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि बच्चे अंतर्दर्शी चिंतन करते हैं, यानी बच्चा जो सीखते सीखते समय वो अपने अंदर की बातों को क्या करते हैं, इंट्रो रिफ्लेक्टिव चिंतन करते हैं। क्या, या इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अपनी अपनी अवस्थाओं के आधार पर करते हैं। कैसे, कौन सी अवस्था में, इस अवस्था में तो उसका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैसे रहेगा, एक्शन के माध्यम से। अगर इस अवस्था में तो उसका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैसा होगा, तो इमेज के माध्यम से होगा। और इस अवस्था में बच्चा है तो उसका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैसा होगा, सिंबल के माध्यम से होगा। इन्होंने इस चीज को बताया। इन्होंने कहा कि बच्चे को, इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चों की अवस्था है, बच्चों की अवस्था के आधार पे शिक्षक को, अवस्था के आधार पर शिक्षक को विधियां सामग्री का चयन करना,
विधियों मतलब अभी इसकी जैसी अवस्था है, इस अवस्था में कैसा चयन करेंगे तो ऐसा उस, हाँ बिल्कुल दीनू राठौर। चलिए तो बस ये खत्म ही हो रहा है, बस एक एक दो और है। तो और क्या करना, और करना कि बच्चे को सेल्फ लर्निंग करना, सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट करना, ये भी इनका है। और तीसरा है एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना। यह भी इन्होंने दिया था कि ये सब निष्कर्ष उन्होंने दिया कि बच्चे को खुद से करके सीखने पर बात करा जाए। और उन्होंने कहा कि ध्यान करा जाए पर्सनल रिलीवेंस पर, बच्चे की उसकी खुद की पर्सनल रिलीवेंस क्या है, पर्सनल रिलीवेंस क्या है और सोशल रिलीवेंस क्या है, ये भी ध्यान करना कि जब भी हम पढ़ाएं तो बच्चे का खुद का कैसा है, बच्चा खुद से कैसा जानता है वो, और बच्चे का उसका समाज का कैसा है, इन सारी बातों को ध्यान करना। तो पर्सनल रिलीवेंस और सोशल रिलीवेंस, इन बातों को भी ध्यान करना। इसके आधार पे ही उन्होंने अध्ययन की बहुत सारी उपयोगिता बताई कि शिक्षक को इन सब सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों को अभ्यास का माध्यम, ड्रिल का माध्यम अपनाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग का माध्यम अपनाना चाहिए, खोज का माध्यम अपनाना चाहिए, बच्चे खोज खोज करके अपना सीख सकें और बच्चे इन प्रतीकों के माध्यम से अवलोकन कर सके, अवलोकन करके सीखे। चलिए, और नवीन कौशल लगातार वह सीखते रहे, इन पर भी उन्होंने ध्यान दिया। ये जो है आज ब्रूनर की बातें मैंने करी, एक बार मैं वापस से रिवीजन कर देता हूं। ब्रूनर जी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 20वीं सदी में, मृत्यु 21वीं सदी में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी दिया हुआ था और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के रूप में ये फेमस हुए थे। इन्होंने पीएचडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करा हुआ था, एसआरएफ इन्होंने लिया हुआ था, इनकी बुक्स कई सारी थी। और इन्होंने एक जो सबसे मेन काम दिया हुआ था, इसके फोल्डिंग के जनक माने जाते थे। ये संज्ञानात्मक अधिगम के मॉडल में उन्होंने ये 4 रूपों में इन्होंने अध्ययन किया था। और जो इनकी मेन बात थी, वह मेन बात जिसके लिए जाने जाते हैं, मेन इनमें सब में कंक्लूजन बस इतना ही है कि इनेक्टिव मोड के माध्यम से, सिंबॉलिक आइकॉनिक मोड के माध्यम से और सिंबॉलिक मोड के माध्यम से जो मेन प्रश्न आता है, वो मेन प्रश्न इन्हीं के माध्यम से आता है, इनेक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड। बाकी प्रश्न तो पूछा जाता है, इस पर ये बेस है पूरा, जो सिद्धांत, ये जो कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन ये था, इसी पे इन्होंने बताया कि इसमें बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं, किस रूप में होते हैं। तो एक्शन बेस में, इमेज बेस में और सिंबॉलिक मोड में बच्चे सीखते हैं। चलिए, तो आज हमने ब्रूनर भी आपके सामने फिनिश किया। आगे चलते हैं। अब यहां से आपके सामने जो है कुछ वो टेस्ट ले लेते हैं। स्वजांच, स्वजांच लेके फिनिश करते हैं। दीनू जी थोड़ा आगे पीछे तो होता है, अब चीज है तो फिर दोबारा के लिए उसको एक दिन और लेक्चर लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि फिनिश कर दें। और क्षमा चाहेंगे, लेट हुआ है। हाँ, चलिए तो आगे चलते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, सॉरी ये जवाब भी इसका आ गया। हाँ, देखते हैं, अमूर्त चिंतन ब्रूनर के अधिगम के किस अवस्था में पाए जाते हैं? जवाब यहीं पे आ गया पहले ही। अमूर्त चिंतन ब्रूनर के अधिगम के किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जवाब है ही आपके सामने ही दिख रहा है। हाँ, 3 क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो अमूर्त चिंतन किसमें आएगा? सिंबॉलिक मोड में आएगा। तो सिंबॉलिक मोड मतलब संकेतात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था में यह आएगा। अमूर्त मैंने बताया था, अमूर्त चिंतन किसमें करेगा बच्चा? सिंबॉलिक मोड में करेगा, तो ये सिंबॉलिक मोड में आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जवाब पहले ही आ रहा है सभी में, जस्ट मिनट, मैं 1 मिनट के लिए जरा जवाब हटा दूं, बस 1 सेकेंड के लिए। चलिए, तो दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, जेरोमी ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो इटली के, अमेरिका के, कनाडा के या रूस के? कहाँ के थे? अमेरिका के। बहुत बढ़िया, आप लोग का प्रश्न आ गया है, जवाब भी आ गया है दूसरा। अब चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं।
बच्चों के बौद्धिक विकास के 3 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? 3 विशिष्ट पहचान, इनेक्टिक, आइकोनिक और सिंबॉलिक, किसकी पहचान किसने करी थी? पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर और ब्रूनर। बहुत बढ़िया, 4 ब्रूनर ने करी थी, बहुत बढ़िया। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। जेरेमी ब्रूनर द्वारा दिए गए अधिगम की 3 अवस्थाओं में से प्रतिबिंबात्मक अवस्था की समय अवधि कितनी बताई गई थी? प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी आइकोनिक मोड। आइकोनिक मोड पहला 2 से 3 वर्ष, बहुत बढ़िया, 2 से 3 वर्ष यानी 18 माह से लेकर के 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, ओके, बहुत बढ़िया, पहला था। चलिए पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपके है स्क्रीन पे। जेरेमी ब्रूनर की संरचनात्मक सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? संरचनात्मक सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? अन्वेषण सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, विश्लेषण सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? जेरेमी ब्रूनर की संरचनात्मक सिद्धांत यानी यही संज्ञानात्मक सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत एक ही है, उसका और नाम क्या था? और क्या नाम था? हाँ बहुत बढ़िया, इसका नाम है क्या? अन्वेषण सिद्धांत यानी खोज। अन्वेषण कोई कहते हैं खोज सिद्धांत। क्षेत्र विश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अन्वेषण। अन्वेषण सिद्धांत इसको कहा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, तो 5 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे थी। सो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, समझा। इस पे थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपने पूरा स्क्रीनशॉट लिया ही होगा इसको, तो ये इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, मैंने पढ़ाने की कोशिश करी और एक दिन में मैंने खत्म किया है। आगे लर्निंग के आगे के चरण लेंगे लर्निंग को। सो थैंक यू सो मच सभी को। मिलते हैं शाम को।